सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ ऑल अबाउट एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, अब ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर मिलने वाला है, जैसे कि मधुमक्खी या चींटी काटने के बाद जलन क्यों होती है हाथ में। ठीक है, या फिर लेमन का टेस्ट सावर क्यों है, खट्टा क्यों है। ठीक है, या फिर बेकिंग सोडा हम खाने में क्यों डालते हैं। ठीक है, फिर पीओपी में पानी डालने के बाद वो कड़क कैसे हो जाता है ना। सो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको ये चैप्टर पढ़ने के बाद मिल जाएगा। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ तो ये चैप्टर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस इस चैप्टर से भी आते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि हम कैसे बोल सकते हैं कि कोई चीज़ एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, सो आपने ऑलरेडी लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा, है ना, वही थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। सो एसिड्स क्या होते हैं, है ना। एसिड्स का टेस्ट कैसा होता है, एसिड का टेस्ट होता है खट्टा सावर। बेसिस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा, विच इज़ बिटर। सो एसिड्स आर सावर इन टेस्ट, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। ओके, अगर आप लिटमस पेपर लोगे, है ना, तो एसिडिक सोल्यूशन में योर ब्लू लिटमस विल टर्न रेड एंड योर रेड लिटमस पेपर विल टर्न व्हाट, ब्लू। ठीक है, एसिड्स जो हैं वो नॉन स्लिपरी होते हैं, वो स्लिप नहीं करते हैं। ठीक है, बट अगर आप बेसिस को देखो तो वो कैसे होते हैं, स्लिपरी इन नेचर। आपका जो साबुन यूज इस्तेमाल करते हो, है ना, तो उस साबुन में भी क्या होता है, बेस होता है, इसलिए साबुन कैसा होता है, स्लिपरी। अच्छा, ये जो बाकी की प्रॉपर्टीज़ है ना, ये हम चैप्टर में आगे सीखेंगे, है ना। तो अभी मैं आपको ये नहीं बता रही हूँ, ये हम आगे पढ़ लेंगे, तो फिर आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आगे आपको फिर रिलेट होगा कि हाँ ये चीज़ें क्यों लिखी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक दिया गया है वो दैट इज़ इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आपकी गाड़ी में आपने देखा होगा, है ना, पेरेंट्स की गाड़ी में आपके अगर टू व्हीलर है या फोर व्हीलर है ना, उसमें इंडिकेटर होता है। लेफ़्ट टर्न करना है तो लेफ़्ट इंडिकेटर ऑन कर देते हैं, राइट टर्न करना है तो राइट इंडिकेटर ऑन कर देते हैं। ठीक है, मतलब वो बताता है कि गाड़ी आगे जाके किस साइड किस डायरेक्शन में मुड़ने वाली है। सिमिलरली अगर आप केमिस्ट्री की बात करो तो केमिस्ट्री में इंडिकेटर्स का काम क्या है, वो कलर चेंज करके या स्मेल चेंज करके बताते हैं हमें दिया हुआ सोल्यूशन एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन में इंडिकेटर का बर्ताव अलग होगा, बेसिक सोल्यूशन में इंडिकेटर्स का जो रवैया होगा, बर्ताव होगा, वो अलग होगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिकेटर्स जो भी सोल्यूशन है ना, वो एसिडिक है या बेसिक है, वो या तो कलर चेंज करके बताते हैं या तो उसका ओडर मतलब स्मेल चेंज करके बताते हैं। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर की बात करूँ तो पहला जो कैटेगरी है इट्स अबाउट नेचुरल इंडिकेटर्स। आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, नेचुरल इंडिकेटर्स मतलब क्या, ऐसे इंडिकेटर जो हमें नेचर से मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि प्लांट से मिल रहे हो, फ्लावर से मिल रहे हो या फिर लाइकन से मिल रहे हो। ठीक है, तो अगर पहला इंडिकेटर आप देखोगे, है ना, तो यहाँ पे पहला इंडिकेटर दिया हुआ है लिटमस। लिटमस जो है ये इंडिकेटर मिलता है हमें लाइकन से। ठीक है, अगर लिटमस आप सोल्यूशन देखोगे तो सोल्यूशन का कलर होता है पर्पल। ओके, मतलब वो न्यूट्रल मीडियम में भी कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। तो अगर आप लिटमस सोल्यूशन को, है ना, एसिड में डालोगे तो इट विल टर्न रेड, अगर आप उसको बेस में डालोगे तो इट विल टर्न ब्लू। ठीक है, अगर आप लिटमस सोल्यूशन के बजाय लिटमस के पेपर्स यूज़ करो, आप यहाँ पे दोनों स्टेप्स देख सकते हो, है ना, तो अगर आप पेपर यूज़ करोगे तो लिटमस पेपर एसिड में क्या हो जाएगा, रेड तो रेड ही रहेगा एसिड में। ओके, और ब्लू क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा रेड एसिडिक मीडियम में। ठीक है, अगर आप बेसिक सोल्यूशन की बात करो तो अगर आप रेड लिटमस को आप बेस में डालोगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लू, और ब्लू कैसे रहेगा, ब्लू ब्लू ही रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। दूसरा नेचुरल इंडिकेटर जो है वो है टर्मरिक। अगर आपने गलती से कभी कपड़े पे खाना गिरा दिया, सब्ज़ी गिरा दी, है ना, सब्ज़ी में क्या होती है, हल्दी, तो जब अगर आप उसको धोने बैठोगे, है ना, वॉशिंग सोप से, तो क्या होता है, उसका कलर कैसा हो जाता है, रेडिश या फिर ब्राउनिश, है ना। क्यों, क्योंकि टर्मरिक जो है वो न्यूट्रल स्टेट में किस कलर का होता है, येलो, पर जैसे ही बेस के कांटेक्ट में आता है उसका कलर हो जाता है रेडिश, ब्राउन या फिर रेड। ठीक है, और टर्मरिक जो एसिडिक मीडियम रहेगा कैसा रहेगा, अगेन वो येलो कलर का ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर फ्लावर की बात करूँ तो फ्लावर में आता है हिबिस्कस
जिसको आप चाइना रोज़ भी बोलते हो, है ना। तो इसका कलर होगा पिंक न्यूट्रल स्टेट में, पर अगर वो एसिड में जाएगा तो डार्क पिंक या तो मैजेंटा कलर हो जाएगा, राइट। अगर बेस में जाएगा तो चाइना रोज़ का कलर पिंक से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। सो नेचुरल इंडिकेटर्स के हमें 3 एग्जाम्पल देखे, लिटमस जो लाइकन से मिलता है, टर्मेरिक और चाइना रोज़ जो है वो एक फ्लावर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडिकेटर से की तरफ, विच इज सिंथेटिक इंडिकेटर। अच्छा, सिंथेटिक इंडिकेटर मतलब क्या, ऐसे इंडिकेटर्स जो मैन मेड होते हैं, जो लैब में बनाए जाते हैं, फ्रॉम नेचर नहीं मिलते, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है फेनोफ्थलीन। फर्स्ट एग्जाम्पल इज व्हाट, फेनोफ्थलीन। सो फेनोफ्थलीन इन न्यूट्रल मीडियम इट इज़ कलरलेस, ठीक है। फिनोफ्थलीन का न्यूट्रल मीडियम में कोई कलर नहीं होता, पर जैसे ही वो एसिडिक मीडियम या एसिड सोल्यूशन के कॉन्टैक्ट में आता है वो स्टिल कैसे रहता है, कलरलेस ही रहता है। पर अगर इस कलरलेस फिनोफ्थलीन को आप बेसिक सोल्यूशन में डालोगे उसका कलर कैसा हो जाएगा, पिंक। आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है। बेसिकली आप यहाँ पे देखो, ये बराबर पिंक दिखा रहा है, ठीक है। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज का न्यूट्रल स्टेट में कलर होता है ऑरेंज, एसिडिक solution में it will turn red and in basic solution it will turn yellow, ठीक है। थर्ड कैटेगरी है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। वी ऑल नो राइट, हमारे पास ऑल फैक्ट्री लोब होता है ना, जो हमें स्मेल को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है। सो दिस ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स दे चेंजेस देयर स्मेल when they are placed in acid or basic medium, ठीक है। so olfactory indicator they show the change in their smell when they are kept in acid or basic medium। अब 3 एग्जाम्पल्स है olfactory indicators के। फर्स्ट है अनियन, सेकेंड है वनीला एसेंस और थर्ड है क्लोव ऑयल, ठीक है। अच्छा, ये तीनों ही ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स हैं और तीनों के तीनों ही एसिडिक मीडियम में स्मेल क्या करते हैं, रिटेन्ड। मतलब क्या कि स्मेल बरकरार रहेगी, स्मेल चेंज नहीं होगी, ठीक है, ओडर चेंज नहीं होगा। पर जैसे ही आप इनमें से किसी एक को बेसिक मीडियम में लाते हो तो इनकी स्मेल क्या हो जाती है, इनकी ओडर क्या होती है, धीरे धीरे कम होके डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। आई होप आपको ये तीनों टाइप के इंडिकेटर्स समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो इंडिकेटर एक ऐसी चीज़ होती है जो अपना कलर या ऑर्डर चेंज करता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में। हमने देखा 3 टाइप के इंडिकेटर्स, नेचुरल जो हमें नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, एक सिंथेटिक जो मैनमेड लैब में बनाता है, जो मैनमेड होता है, और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर जो अपना ऑर्डर मतलब स्मेल चेंज करता है, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी को सेम चीज़ को मैंने इस टेबल में सम अप किया है, ठीक है, वही चीज़ बोल रहा है। इफ़ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव टू द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ एक्टिविटी 2.1। अच्छा, मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि जब भी आप क्लास 10th की प्रिपरेशन कर रहे हो बोर्ड एग्जामिनेशन की, सो आपको एक्टिविटीज़ को निगलेक्ट नहीं करना है, इग्नोर नहीं करना है। एक्टिविटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्वेश्चंस वहाँ से भी आते हैं, ठीक है। और एक्टिविटीज़ आप पढ़ते हो, समझते हो तो आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी भी होती है, ठीक है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। अभी तक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखी, कलर कैसे चेंज हो रहा है या फिर उसका टेस्ट कैसा है। अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, केमिकली रिएक्ट करके एसिड और बेस क्या प्रोडक्ट देते हैं या क्या चेंजेस लाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्टिविटी 2.1 में क्या बोला है, आपको ये सैम्पल सोल्यूशंस लेने हैं, ठीक है, और इनको आपको चेक करना है कि वो एसिडिक हैं कि बेसिक हैं बाय यूजिंग ब्लू लिटमस सोल्यूशन, रेड लिटमस सोल्यूशन, फिनोफ्थलीन इंडिकेटर एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन। तो ये चार के चारों क्या हैं, ऑल दिस 4 आर व्हाट, इंडिकेटर्स। तो आपको इन इंडिकेटर्स को इन सैम्पल सोल्यूशंस में डाल के चेक करना है कि ये सैम्पल क्या है, एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो HCl से लेके एसिटिक एसिड ये क्या है, ये है एसिडिक नेचर के। और अगर आप देखो यहाँ NaOH से लेके अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ना, ये क्या होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं। जैसे ही आप HCl से एसिटिक एसिड की तरफ जाते हो, एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी डिक्रीज होती है। और जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से अमोनियम हाइड्रोक्साइड की तरफ आते हो, बेसिसिटी क्या होती है, कम होती है। अगर मैं एसिड्स की बात करूँ तो HCl जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हो गया, स्ट्रॉन्ग एसिड है। नाइट्रिक भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। पर ये जो एसिटिक एसिड है ये कैसी है, ये है वीक एसिड। ये क्या है, वीक एसिड।
सिमिलरली अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन सब की बात करें तो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही आप नीचे जाते हो क्या होती है, उनकी बेसिसिटी क्या हो जाती है, धीरे धीरे कम होने लगती है। ठीक है, तो अगर एसिड है तो ब्लू लिटमस को कैसा कर देगा, रेड कर देगा। ठीक है, अगर एसिड है तो रेड लिटमस सोल्यूशन में कोई चेंज आएगा क्या, नहीं, रेड हमेशा रेड ही रहेगा, तो कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, हमने पढ़ा था फिनोफ्थलीन एसिड्स में कैसे होते हैं, कलरलेस। तो आप देखोगे चारों के चारों केस में फिनोफ्थलीन का कलर कैसा है, कलरलेस। अच्छा, मिथाइल ऑरेंज में एसिड्स क्या दिखते हैं, रेड कलर के दिखते हैं। ठीक है, रेडिश शेड में होते हैं। अगर यही बेस होता तो येलोइश शेड होता। तो जबकि ये चारों के चारों एसिड्स हैं तो इनका कलर कैसा आएगा, रेड। यहाँ पे पिंक या फिर रेड। ठीक है, क्योंकि वीक एसिड है। अगर आप यहाँ पे देखो बेस की तरफ जाओ, है ना, अगर आप बेसिस में देखो तो आप देखोगे कि बेस जो है ब्लू लिटमस में क्या करेगा, नो चेंज, है ना, ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा, ब्लू का ब्लू ही रहेगा। लिटमस पेपर लो या सोल्यूशन लो, ठीक है, एक ही बात है। अगर आप रेड लिटमस सोल्यूशन लेते हो तो क्या होगा, रेड कैसा बन जाएगा, रेड बन जाएगा ब्लू, क्योंकि दिया हुआ सोल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। ठीक है, तो बेसिस को ब्लू पसंद है और एसिड को रेड पसंद है, अगर मैं लिटमस सोल्यूशन या लिटमस पेपर की बात कर रही हूँ तो। ठीक है, अगर मैं बेस को फिनोफ्थलीन में डालूंगी तो फिनोफ्थलीन में बेसिस किस कलर के हो जाते हैं लाइट पिंक, है ना। और अगर मैं बेस की बात करूँ मिथाइल ऑरेंज में तो दे विल टर्न येलो। ठीक है, सो जैसे ही सोल्यूशन येलो हो गया, इसका मतलब दिया हुआ जो सोल्यूशन है ना, वो कैसा नेचर का है, वो है बेसिक नेचर का। तो ये हो गया आपका एक्टिविटी 2.1। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है एक्टिविटी 2.2। 2.2 टॉक्स अबाउट ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ठीक है, आपको क्या करना है, अनियन स्ट्रिप, वनीला एसेंस, है ना, और क्लोव ऑयल, इन तीनों को लेना है और इन तीनों में क्या करना है, क्लॉथ के पीसेस काट के डालने हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो क्लॉथ के पीसेस में ये अनियन इन्फ्यूज़ हो जाएगा, वनीला एसेंस इन्फ्यूज़ हो जाएगा, क्लोव ऑयल इन्फ्यूज़ हो जाएगा, तो आपको करना क्या है ना, आपको पहले इनिशियली तीनों का कलर नोट कर लेना है। तीनों के कलर्स क्या होंगे, अनियन का कलर होगा स्ट्रॉन्ग अनियन स्मेल, वनीला कैसा होता है, स्वीट स्मेल, और क्लोव का अपना डिस्टिंक्ट अरोमा होता है, स्मेल होता है। ठीक है, जैसे ही ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को आप एसिडिक मीडियम में डालोगे, हमने क्या बोला था कि उसका ओडर स्मेल क्या होता है, बरकरार रहता है, रिटेन्ड रहता है। ठीक है, चेंज नहीं होगा। पर जैसे ही आप इसको बेसिक मीडियम में डालोगे तो क्या होगा, कलर धीरे धीरे फेड होना शुरू होगा, फेड मतलब डिसअपियर होना शुरू होगा। ठीक है, तो जिस सोल्यूशन में कलर जाने लगे इसका मतलब वो कैसा है, बेसिक है, और जिसमें ओडर है ना बरकरार रहे वो कैसा है, एसिडिक है। सो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर व्हाट, दे आर सब्सटेंसेस हुज ओडर चेंजेस इन एसिडिक एंड बेसिक मीडिया। ठीक है, अनियन, वनीला एसेंस एंड क्लोव ऑयल आर एग्जाम्पल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स तीनों एग्जाम्पल एसिडिक मीडियम में स्मेल बरकरार रखते हैं और बेसिक मीडियम में इनकी स्मेल धीरे धीरे क्या हो जाती है, फेड होने लगती है, डिसअपियर होने लगती है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट जो केमिकल प्रॉपर्टी है या केमिकल रिएक्टिविटी है उसमें हम देखने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विथ मेटल। ठीक है, ये पर्टिकुलर एक्टिविटी हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखी थी, है ना। अब इसका जनरल रिएक्शन क्या है, जब भी एक एसिड को आप एक मेटल से ट्रीट करोगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, और सॉल्ट के साथ साथ कौन सी गैस निकलने वाली है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप नीचे इमेज में देख सकते हो एक सेटअप है ना, स्टैंड पे हमने क्लैम्प किया है एक टेस्ट ट्यूब। ठीक है, टेस्ट ट्यूब को हमने किससे, उसका मुंह किससे बंद किया है, रबर कॉक से। आप देख सकते हो यहाँ पे रबर कॉक से बंद कर दिया है। अब इस टेस्ट ट्यूब में लिया क्या है, हमने लिया है जिंक ग्रेन्यूल्स, है ना, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि जिंक क्या है, जिंक है मेटल, जिंक है मेटल। और इसमें हमने एक एसिड डाला है, एसिड कौन सा है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, अब जैसे ही जिंक रिएक्ट करेगा सल्फ्यूरिक एसिड से तो होगा क्या, बनेगा एक सॉल्ट जो है जिंक सल्फेट, उसके साथ कौन सी गैस निकलने वाली है, हाइड्रोजन गैस निकलने वाली है। ठीक है, अब जो गैस निकलेगी तो वो बाहर ना चली जाए, है ना, इसलिए हमने इसको बंद कर दिया है कॉर्क से। आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। अब इस कॉर्क के थ्रू हमने पास की है डिलीवरी ट्यूब, और डिलीवरी ट्यूब का दूसरा एंड हमने डाला है सोप सोल्यूशन में। जैसे ही सोप सोल्यूशन में गैस जाएगी तो क्या क्रिएट करेगी, इट विल क्रिएट बबल्स। ठीक है, बबल्स में क्या एंट्रैप्ड है, बबल्स में ट्रैप्ड है हाइड्रोजन गैस। अब अगर आप इस बबल के पास एक बर्निंग मैच स्टिक
या फिर बर्निंग कैंडल लेकर आओगे तो ये बबल फूटेगा और उस बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल के कांटेक्ट में कौन आएगा ये हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जैसे ही है ना फ्लेम के कांटेक्ट में आएगा वो बर्न होगा विथ पॉप साउंड। इट बर्न्स विथ साउंड पॉप साउंड। तो पॉप साउंड आया, इसका मतलब कौन सा गैस रिलीज हुआ है, वो हुआ है हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आप यहाँ नीचे डायग्राम में देख सकते हो है ना, जैसे ही आप जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को मिक्स करोगे एक साथ, उनको दोनों कांटेक्ट में आएंगे, देखो बहुत सारे बबल्स यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको इस एरिया में है ना, बहुत सारे बबल्स जनरेट होते हैं। वो बबल्स किसके जनरेट हुए हैं, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, अब जैसे ही उसके आसपास बर्निंग ये कैंडल आप लाओगे तो इट विल स्टार्ट बर्निंग विथ पॉपिंग साउंड या पॉप साउंड। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। अब ज़रूरी नहीं कि मैं सिर्फ सल्फ्यूरिक एसिड लूँ, आप दूसरा एसिड लोगे, मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। लेट सपोज मैंने जिंक ग्रेन्यूल को है ना डाला है दूसरे एसिड में विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अभी इस केस में क्या होगा है ना, इस केस में सॉल्ट बनेगा क्लोरीन के साथ जिंक का, तो बनाएगा ये जिंक क्लोराइड अलॉन्ग विथ रिलीज ऑफ विच गैस, अगेन हाइड्रोजन गैस। इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे ऐड कर दोगे 2। ठीक है, तो जब भी मेटल एक एसिड से ट्रीट होगा तो वो सॉल्ट बनाएगा, सॉल्ट के साथ कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को टेस्ट करने के लिए, कंफर्म करने के लिए आप बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल लेके जाओ, अगर वो पॉप साउंड से जला इसका मतलब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ये बात कंफर्म हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था एक्टिविटी 2.3। एक्टिविटी को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। पता है कितनी बार पता है पहले भी बोर्ड एग्जाम में इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर क्वेश्चन आया है। सेम सेटअप रखते हैं, मल्टीपल चॉइस में पूछते हैं विच गैस इज बीइंग रिलीज्ड इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो गैस का नाम नहीं लिखेंगे, आपको लिखना है, या फिर बोल देंगे राइट द रिएक्शन एंड ऑल्सो बैलेंस द रिएक्शन विच इज़ हैपनिंग या टेकिंग प्लेस इन दिस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट, है ना। तो एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं एक्टिविटी 2.4 की तरफ, है ना। जैसे हमने देखा कि एसिड मेटल के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, तो बेस कैसे पीछे रह जाए, है ना। बेस को भी ट्राई करते हैं, तो अगर आप बेस को मेटल से ट्रीट करवाओगे तो इस केस में भी आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा सॉल्ट, उसके साथ कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस, है ना। सेम सेटअप रखो। अब आप क्या करो, मेटल के साथ किसको डाल दो, बेस को डाल दो। ठीक है, और अगेन इस गैस को आप है ना, जो गैस रिलीज हो रही है इसको डिलीवरी ट्यूब के थ्रू आप सोप सोल्यूशन में डाल दो, है ना। ये हो गया आपका सोप सोल्यूशन। ठीक है, तो अगर जैसे आप सोप सोल्यूशन में डालोगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से बबल्स निकलेगा। जैसे ही बबल्स है ना बर्निंग मैच स्टिक के कांटेक्ट में आएगी तो किससे जलना शुरू होगा, इट विल बर्न विथ पॉपिंग साउंड या पॉप साउंड। तो दिस कन्फर्म्स दैट वेन एवर अ बेस इज ट्रीटेड विथ अ मेटल, it result into formation of a salt along with evolution of which gas, hydrogen gas, which is confirmed by bringing a burning matchstick near the है ना opening of the tube, and if the gas burns with pop sound, that confirms that the released or evolving gas is which, hydrogen gas। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इस एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे पहले। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, है ना। व्हेन दिस बेस is reacted with a metal which is zinc, it resulted in the formation of sodium zincate. Sodium zincate is what, zincate is nothing but salt, along with evolution of which gas, hydrogen gas। ठीक है, अच्छा ये सोडियम जिंकेट का जो फॉर्मूला है याद रखना, ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा ये जो सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ है सॉल्ट, ये एक्वस लिख दिया है मैंने यहाँ पे, दिस इज सॉलिड इन स्टेट। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक जो आपके एनसीईआरटी में दिया है वो है हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड। मतलब अब हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन मेटल कार्बोनेट। ठीक है, अगर आप जनरल रिएक्शन देखो तो है ना, जनरल रिएक्शन क्या कहता है, जब मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो हमेशा आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, सॉल्ट, वाटर, उसके साथ कौन सी गैस रिलीज होगी, उसके साथ रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, उसके साथ रिलीज होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट। सोडियम है मेटल, ओके, सोडियम इज मेटल एंड
जब कार्बोनेट के कॉन्टैक्ट में आएगा वो बनेगा मेटल कार्बोनेट, ठीक है। तो इस केस में हमने जो मेटल कार्बोनेट लिया है वो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसको हम एसिड से ट्रीट करवा रहे हैं, विच इज़ इन दिस केस विच इज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मेटल कार्बोनेट एसिड से ट्रीट होगा क्या बनाएगा, सॉल्ट। इस केस में सॉल्ट क्या है, सोडियम क्लोराइड। साथ में क्या निकल रहा है, वाटर और CO2 गैस, ठीक है। सो देखो यहाँ पे रिएक्शन Na2CO3 है ना, व्हेन ट्रीटेड विथ HCl it gives sodium chloride, water and CO2 gases being released in this reaction, ठीक है। अगर हम बात करें मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है ना, तो मेटल हाइड्रोजन मतलब क्या है, यहाँ पे सोडियम इज मेटल, ओके। यहाँ पे कार्बोनेट के साथ क्या है, हाइड्रोजन, तो इसको बोलेंगे हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हो गया सोडियम इज मेटल, दिस इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये कलेक्टिवली हो गया मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब आपने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड से ट्रीट कराया, अगेन आपको मिला सोडियम क्लोराइड सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगर आप दोनों ही रिएक्शन को देखो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस आ रहा है बैलेंसिंग में, ठीक है, क्योंकि आपने सेम मेटल का कार्बोनेट लिया है, दोनों में ही सोडियम का कार्बोनेट लिया है, ठीक है। यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया है और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट लिया है। दोनों में एसिड कौन कौन से हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दोनों के ही एसिड सेम है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो भी क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड है, यहाँ पे भी सोडियम क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ पे भी वाटर है, यहाँ पे भी वाटर और CO2 है, ठीक है। इसका जनरल रिएक्शन फिर से देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो क्या आपको समझ में आ रहा है, जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से रिएक्ट करेगा तो वो देगा, इट विल गिव सॉल्ट, वाटर अलॉन्ग विद विच गैस, CO2 गैस। पिछले रिएक्शन में कौन सी गैस निकल रही थी, इन द प्रीवियस रिएक्शन हाइड्रोजन गैस वॉज गेटिंग रिलीज्ड। हाइड्रोजन गैस को हमने कैसे टेस्ट किया था, अगर बर्निंग मैचस्टिक पास में लाई, पॉप साउंड आया, इसका मतलब कौन सी गैस थी, हाइड्रोजन गैस थी। तो अब हम आगे देखेंगे कि किसी भी रिएक्शन में है ना, अगर CO2 रिलीज़ हो रहा है तो उसको कंफर्म कैसे करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने टेस्ट ट्यूब में क्या लिया था, हमने टेस्ट ट्यूब में लिया था मेटल कार्बोनेट। लेट सपोज लिया मैंने मेटल कार्बोनेट, उसको मैंने किससे ट्रीट करवाया, उसको मैंने ट्रीट करवाया एक एसिड से, ठीक है। एसिड था मेरा HCl, ये रहा समझ लो वो टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब इस टेस्ट ट्यूब को मैंने मुंह बंद कर दिया किससे, कॉर्क से, और कॉर्क के अंदर ओपनिंग करके मैंने क्या डाल दी, डिलीवरी ट्यूब। अब इस डिलीवरी ट्यूब को मैं एक ऐसे कंटेनर में डालूंगी जिस कंटेनर में क्या होगा, कंटेनर में होगा लाइम वाटर। जैसे ही लाइम वाटर CO2 के कांटेक्ट में आएगा वो कैसा हो जाएगा, इट विल टर्न मिल्की। अब वो मिल्की क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था, रीज़न यहाँ पे है। जैसे ही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CO2 के कांटेक्ट में आता है ना, वो बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा है, इनसॉल्युबल है, उसका कलर कैसा है, वाइट प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनता है, इसीलिए उसने ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन को कैसा बना दिया, उसने बना दिया मिल्की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आप इसी कंटेनर में है ना, ये जो मिल्की कंटेनर है, इसमें आप कंटिन्यू करते हो और CO2 पास करते हो, अगर आप एक्सेस CO2 पास करोगे तो ये लाइम वाटर जो सोल्यूशन होगा, ये इसका मिल्कीनेस क्या होगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा और वो वापस क्या बन जाएगा, वो वापस हो जाएगा धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट। अब वो ट्रांसपेरेंट क्यों हुआ, क्योंकि है ना, आपने रिएक्शन में एक्सेस ऑफ CO2 पास कर दिया है। एक्सेस ऑफ CO2 पास करने की वजह से बन गया है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन गया है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसा होता है वाटर में, वो होता है सॉल्युबल। अब ये सॉल्युबल होने की वजह से है ना, सॉल्युबल होने की वजह से ये बन गया है ट्रांसपेरेंट। कैसा हो गया ये, ट्रांसपेरेंट। सो ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ CO2 है ना, मिल्कीनेस डिसअपियर्स बिकॉज द लाइम वाटर है ना हैज़ गॉट कन्वर्टेड विच वॉज अर्लियर कन्वर्टेड इनटू calcium carbonate, that calcium carbonate has transformed into what, calcium hydrogen carbonate, ठीक है। अब वो बन गया है कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, जो रिएक्शन दिया है ना, डायरेक्टली दिया है इसने, कैल्शियम कार्बोनेट वाला स्टेट इसमें बीच में दिखाया नहीं है, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, वक्त इसका की पॉइंट नोट कर लो। तो CO2 कैन बी डिटेक्टेड बाय पासिंग थ्रू लाइम वाटर, इट टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की, ठीक है। एंड इफ़ यू पास एक्सेस ऑफ CO2 in that particular है ना मिल्की solution, that milkiness will get what, disappear,
बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वॉट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आई होप आपको समझ में आया हो। तो अगर किसी भी रिएक्शन में हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो आप उसको क्या करो, उसके आसपास बर्निंग मैच स्टिक लाओ। अगर पॉप साउंड से जले तो हाइड्रोजन है। अगर वो पॉप साउंड नहीं कर रहा है तो उसी गैस को आप पास कर दो एक ऐसे कंटेनर में जिसमें क्या बना है, जिसमें आपने रखा है लाइम वाटर। अगर वो लाइम वाटर मिल्की हो गया, इसका मतलब कौन सी गैस थी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ने मिल्की क्यों बनाया उसको, क्योंकि उसमें क्या बना है, उसमें बना है कैल्शियम कार्बोनेट विच इज़ वॉट, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या, नाम से ही समझ में आ रहा हो, कुछ तो न्यूट्रल हो रहा है, कुछ तो न्यूट्रल बन रहा है। ठीक है, जब भी है ना, इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझाने के लिए इन्होंने एक्टिविटी 2.6 दी है। ठीक है, इन्होंने 2.6 एक्टिविटी मेंशन की है। तो जब भी एक एसिड है ना बेस से रिएक्ट करता है, वो बनाता है न्यूट्रल प्रोडक्ट जो कि होते हैं सॉल्ट और वाटर। सॉल्ट एंड वाटर कैसे नेचर के हैं, न्यूट्रल नेचर के हैं। अगर आप यहाँ पे देखो, एक स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एक स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करवाया, क्या बना, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कैसा होता है, न्यूट्रल। वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे मैंने रिएक्शन करके दिखाया है। ठीक है, आई मीन इस इमेज में मैंने वो पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट दिखाया है, आपको दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पे सोल्यूशन में क्या लिया है, आई मीन ये जो कॉनिकल फ्लास्क है, इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने क्या लिया है, हमने लिया है एसिड। एसिड में डाला फिनोफ्थलीन इंडिकेटर। हमें पता है एसिड में फिनोफ्थलीन कैसा होता है, वो होता है कलरलेस। इसीलिए कॉनिकल फ्लास्क में जो सोल्यूशन है कैसा है, कलरलेस है। अब हम ऊपर से क्या डाल रहे हैं, ऊपर से हम डाल रहे हैं बेस। ठीक है, जैसे ही आपका बेस एसिड में जाएगा, धीरे धीरे एसिड को न्यूट्रलाइज करना शुरू होगा। ठीक है, अब एक पॉइंट आएगा कि सारे के सारे बेस ने सारे के सारे एसिड को क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। अब जैसे ही एक एक्स्ट्रा ड्रॉप बेस का जाएगा, वो न्यूट्रल सोल्यूशन को कैसा बना देगा, वो न्यूट्रल सोल्यूशन को बना देगा बेसिक। कैसा बना देगा, बेसिक। भले ही इसमें HCl दिया है, पर HCl को ऑलरेडी बेस ने क्या बना दिया है, न्यूट्रल कर दिया है। अब जैसे ही आपने एक्स्ट्रा NaOH डाला, ये एक्स्ट्रा NaOH जाते ही सोल्यूशन को बनाएगा बेसिक। हमको पता है फिनोफ्थलीन इंडिकेटर है जो कि बेसिक मीडियम में कैसा होता है, इट इज़ लाइट पिंक और पिंक इन कलर। ठीक है, सो इस प्रोसेस को बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, है ना। वो रीडिंग से आप कैलकुलेशन करके आप पता कर सकते हो कॉन्सेंट्रेशन क्या है एसिड और बेसिस की। ठीक है, अच्छा ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, इसका एप्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ना है भाई, आपका पोर्शन बढ़ाने के लिए, आपके ऊपर बर्डन या स्ट्रेस बढ़ाने के लिए नहीं, आपको है ना चीज़ों के बारे में नॉलेज देने के लिए, क्योंकि इन सब चीज़ों का डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारा एप्लीकेशंस है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि हल्दी में साबुन पड़ते ही लाल हो गया, है ना। अभी जिसको नहीं पता है, ऐसे ही बाबा लोग आते हैं ना, नींबू काटा लाल हो गया, खून आ गया, मतलब आपके यहाँ वादा है। तो ये सब क्या है, वो भोले भाले है ना अनअवेयर लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर आप अवेयर हो, आपको चीज़ें पता है, तो आपको कोई बेवकूफ़ बना पाएगा नहीं। आप इन सब नॉलेज से बहुत सारी चीज़ें है ना, इन सब टॉपिक्स को अपने लाइफ में अप्लाई भी कर सकते हो। चलो एप्लीकेशन देखते हैं। ओके, नाउ द फर्स्ट एप्लीकेशन इज व्हाट, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज रिलीफ फ्रॉम एंट स्टिंग। क्या होता है, चींटी जब काटती है ना, उसमें एक वेरी डायल्यूट वेरी वीक एसिड हमारे बॉडी में इंजेक्ट करती है। अब ये एसिड को अगर आपको न्यूट्रलाइज कर दोगे तो उसका असर कम हो जाएगा, जो जलन है वो कम हो जाएगी। तो जो हमारे घर में बेकिंग सोडा होता है ना, वो कैसा होता है, वो बेसिक नेचर का होता है। जैसे ही आपने बेस को एसिड में डाला, प्रोडक्ट क्या हो गया, न्यूट्रल। अब जो जलन थी है ना, जो दर्द था, वो क्या हो जाएगा, आपको उससे मिल जाएगी राहत, है ना। दूसरा एप्लीकेशन है, ठीक है, इनडाइजेशन, है ना। कभी बाहर गए, कभी शादी में गए, फंक्शन में गए, पार्टी में गए, है ना, या फिर स्कूल से या फिर ट्यूशन से आते आते आपने स्टॉल देख लिया कोई अच्छा सा फास्ट फूड का, आपने खा लिया, एक्सेस खा लिया, ज़्यादा खाया, बॉडी ने क्या किया, एक्सेस एसिड प्रोड्यूस किया। अब एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हुआ, है ना, अब वो क्या करेगा, आपको जलन, है ना, आपको बर्निंग सेंसेशन देगा, पेन देगा। तो उसके लिए आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर क्या प्रेस्क्राइब करेंगे, वो करेंगे एंटासिड्स। एंटासिड्स में बेसिक कंपोनेंट क्या होता है, मतलब कंपोनेंट क्या होता है, बेस। अब क्या करेगा, ये जो बेस जाएगा आप पियोगे दवाई के फॉर्म में, है ना, वो अंदर के एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा और आपको क्या करेगा, आपको आराम मिल जाएगा उस जलन से और दर्द से। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन है सॉइल ट्रीटमेंट। ठीक है, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। सॉइल क्या होता है, सॉइल एसिडिक सॉइल इज ट्रीटेड विद बेस टू मेक इट बेसिकली फर्टाइल, ताकि वहाँ पे
पौधे पेड़ जो भी आप उगाना चाहो, है ना, वो उगा सको, खेती कर सको। ठीक है, इसका एप्लीकेशन हम आगे भी पढ़ने वाले हैं, टॉपिक विच इज़ कॉल्ड एज व्हाट, पीएच, है ना। जब हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे तो वी विल कवर दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑल्सो। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड्स। ठीक है, इस टॉपिक को समझने के लिए एनसीईआरटी में एक्टिविटी 2.7 दिया हुआ है। ठीक है, अभी ये पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या बोलता है, जब भी आप एसिड को मेटल ऑक्साइड से ट्रीट करवाओगे वो क्या देगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट विच इज़ सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, जो मैंने कलर दिया है ना, इसका भी एक सिग्निफिकेंस है, ऐसे अपने मन से ब्लू रेड ग्रीन नहीं कर दिया है। जब आप पीएच टॉपिक देखोगे तो आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, पीएच जो स्ट्राइप्स होती हैं ना, वो एसिडिक सॉल्यूशंस को रेडिश शेड में दिखाती हैं, बेसिक को ब्लूइश शेड में। ठीक है, और जो न्यूट्रल होता है वो लाइट ग्रीन या लाइम ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, तो जब भी एसिड रिएक्ट करेगा मेटल ऑक्साइड से क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर। ठीक है, अब अगर आप देखो यहाँ पे हमने एसिड कौन सा लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मेटल ऑक्साइड डाल रहे हैं, कॉपर एक मेटल है, उसमें लग गया ऑक्सीजन तो हो गया मेटल ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। तो जब भी कॉपर ऑक्साइड HCl से ट्रीट होगा वो बनाएगा एक सॉल्ट विच इज़ व्हाट, कॉपर क्लोराइड, दैट इज़ कॉपर 2 क्लोराइड। अब इसका कलर क्या हो जाएगा, इसका कलर होता है ब्लूइश ग्रीन। ठीक है, उसके साथ क्या बना, पानी बना। ठीक है, लेट सपोज आपने एक कंटेनर लिया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में आपने डाला एसिड, एसिड में आपने डाला कॉपर ऑक्साइड। जैसे ही कॉपर ऑक्साइड डालोगे इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ब्लू ग्रीन। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड विथ बेस। ये भी क्या करता है, जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड को आप बेस से ट्रीट करोगे ये भी देगा सॉल्ट एंड वाटर। अच्छा, ये दोनों जो हैं मेटल ऑक्साइड और ये नॉन मेटल ऑक्साइड, क्या हमें प्रोडक्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जैसा दे रहे हैं, है ना। मैं अभी मेंशन किया न्यूट्रलाइजेशन, उसमें क्या होता है, एसिड और बेस क्या देते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। तो तीनों ही केस में अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट क्या निकल रहा है, सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर, अगेन सॉल्ट एंड वाटर। तो क्या मैं बोल सकती हूँ, है ना, अगर मैं इन दोनों रिएक्शन को, ये थर्ड रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन से कंपेयर करूँ तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस की तरह बिहेव कर रहा है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एसिड है, न्यूट्रलाइजेशन में भी एसिड है। एसिड व्हेन ट्रीटेड विद बेस, तो यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड है किसकी तरह रिएक्ट कर रहा है, बेस की तरह रिएक्ट कर रहा है। क्या दे रहा है हमें, सॉल्ट एंड वाटर। सिमिलरली अगर मैं ये नॉन मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन देखूं, है ना, तो ये बेस, जब आप बेस को ट्रीट कर रहे हो एसिड के साथ, तो यहाँ पे एसिड की तरह कौन बिहेव कर रहा है, बिहेव कर रहा है नॉन मेटल ऑक्साइड। और क्या दे रहा है हमको, वो दे रहा है सॉल्ट एंड वाटर। अब नॉन मेटल ऑक्साइड का एग्जाम्पल देखो, कार्बन नॉन मेटल है, उसमें ऑक्सीजन लगा दिया, ये बन गया नॉन मेटल ऑक्साइड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप बेस से ट्रीट करते हो, बेस क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है बेस। तो जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा वो बनाता है एक सॉल्ट। यहाँ पे सॉल्ट कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, वाटर मॉलिक्यूल। तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से हमने क्या सीखा कि मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक नेचर के, और नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक नेचर के। अगर मैं बोलूँ सोडियम ऑक्साइड, तो सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, सोडियम इज मेटल, है ना, साथ में ऑक्सीजन लगा है, सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड क्या होगा, बेसिक इन नेचर, क्या होगा वो, बेसिक। यहाँ पे मैंने ब्लू दिखाया है, ब्लू मतलब बेसिक, है ना, या बेस। और यहाँ पे मैंने रेड दिखाया है, रेड मतलब क्या है, इट इज़ नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट, एसिडिक इन नेचर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है ना, उसको आपको समझाया गया है यूजिंग एक्टिविटी 2.8। अब ये एक्टिविटी क्या बोलती है, आपको 3 सॉल्यूशंस लेने हैं। एक होगा कोई भी डाइल्यूट एसिड, दूसरा होगा ग्लूकोज, और तीसरा होगा अल्कोहल। ठीक है, अब इनको क्या करना है आपको, ये आपको बीकर दिख रहा है ना, इस बीकर में हमने क्या ले लिया है, चलो ये रिएक्शन को एक एक बार करते हैं। तो पहले हमने बीकर में क्या ले लिया है, एसिड, क्या ले लिया है, एसिड। जब आप बीकर में एसिड लो, है ना, और एक कॉर्क में आप नेल को अटैच कर दो। ठीक है, अभी टेक्स्ट बुक में एक कॉर्क नीचे दिया है, अभी मेरे डायग्राम में ऊपर है, समझ लेना आप। ठीक है, कॉर्क को नीचे यहाँ पे रखो,
यहाँ पे, और इसमें नेल फिक्स कर दो, और इस नेल से आप क्या करो, वायर को कनेक्ट करके बैटरी में लगा दो, स्विच में लगा दो, और साथ में बल्ब से कनेक्ट कर दो। अब जैसे ही आप ये सब सेटअप कनेक्ट करके स्विच ऑन करते हो, आप देखोगे एसिड के केस में बल्ब जलेगी, एसिड के केस में बल्ब विल वॉट ग्लो, बल्ब विल ग्लो। पर अगर आप ये एसिड सोल्यूशन को, है ना, रिप्लेस कर दो ग्लूकोज और अल्कोहल से, तो दोनों ही केस में बल्ब ग्लो नहीं करती है। अब बल्ब ग्लो ना करने का रीज़न क्या है मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने क्या बोला कि डाइल्यूट एसिड लिया मैंने, और मैंने लिया ग्लूकोज विच इज़ C6H12O6, और साथ में मैंने लिया अल्कोहल, लेट्स सपोज मैंने लिया इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब तीनों ही केस में अगर देखोगे, अगर आप HCl का जब डाइल्यूट सोल्यूशन बनाते हो तो आप उसमें क्या डालोगे, पानी डालोगे, पानी से डाइल्यूशन करोगे। जैसे ही HCl पानी में गया, दोनों का रिएक्शन हुआ और HCl टूट जाएगा, HCl बनाएगा H+ आयन, HCl बनाएगा H+ आयन, उसके साथ Cl- आयन, ठीक है। पानी जो रहता है वो इस फॉर्म में है, H+ और OH- के फॉर्म में है, ठीक है। ये टूटेगा तो H+OH, और HCl टूटेगा तो H+ और Cl- दिया। अगर आप देखोगे तो रिएक्शन में क्या निकल रहे हैं, आयंस, क्या निकल रहे हैं, आयंस। ये जो आयंस होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। हमने देखा है वायर से करंट क्यों फ्लो करता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, है ना, जिससे कंडक्शन पॉसिबल है इलेक्ट्रिसिटी का। अब ये जो लिक्विड सोल्यूशन है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन किसकी वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ वॉट, आयंस। तो HCl पानी में जाके टूटता है और बनाता है H+ और Cl- आयन, इसीलिए बल्ब क्या हुई, बल्ब हुई आपकी ग्लो, बल्ब जल गई। पर अगर आप ग्लूकोज और अल्कोहल को पानी में डाल रहे हो तो ऐसे कोई एज सच आयंस फॉर्म नहीं होते, आयंस फॉर्म नहीं होते। आयंस फॉर्म नहीं हुए इसका मतलब कोई भी कंडक्टर है नहीं, कुछ भी, है ना। कोई जैसे आपको चिट्ठी भेजनी हो, है ना, तो आपको पता है पोस्ट ऑफिस में अगर आप चिट्ठी डालते हो तो चिट्ठी पहुंचाता कौन है, पोस्टमैन पहुंचाता है, राइट, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आता है ना। अब वो यहाँ पे उस केस में वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए कोई चार्ज अवेलेबल ही नहीं है। जब चार्ज अवेलेबल नहीं है तो इन दोनों केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगा। यहाँ पे आयंस प्रेजेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो HCl के केस में बल्ब ग्लो कर रहा है, ग्लूकोज के केस में बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, HCl में कर रहा है, ठीक है। हुआ क्या, जैसे ही HCl का सोल्यूशन बनाया, आपने डाइल्यूट किया, तो H+ और Cl- के आयंस बने। यही आयंस क्या करेंगे, दे विल हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वॉट, इलेक्ट्रिसिटी, मेकिंग द बल्ब टू ग्लो। बट इन केस ऑफ ग्लूकोज यहाँ पे आयन नहीं बन रहे, आयन नहीं बन रहे मतलब आयोनाइज नहीं हो रहा है, ग्लूकोज आयोनाइज नहीं हो रहा है, मतलब क्या है कि पानी में जाके वो आयंस नहीं दे रहा है। जब आयंस नहीं है ना, कोई चार्ज नहीं है, तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा ग्लूकोज के केस में। सिमिलरली इन केस ऑफ अल्कोहल ऑल्सो डज नॉट आयनाइज इन वाटर, दैट मीन्स नो फॉर्मेशन ऑफ आयन टेक्स प्लेस। दिस इज द रीजन वाई बल्ब डोंट ग्लो और डज नॉट ग्लो, ठीक है। तो अगर कंक्लूसिव लाइन देखो तो क्या बोल रहा है वो, HCl सोल्यूशन कंटेन्स आयन दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मेक द बल्ब ग्लो, बट इन केस ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल, है ना, देर आर नो सच आयंस एंड हेंस बल्ब डज नॉट ग्लो। अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बोर्ड में क्वेश्चंस आ सकता है, ठीक है। आपको ऐसा कोई भी एक सेटअप दे देंगे और बोल देंगे कि, है ना, यू आर प्रोवाइडेड विथ 3 सोल्यूशन, वन इज aqueous acid, one is अल्कोहल और ग्लूकोज, सो इन विच केस बल्ब विल ग्लो एंड वाई। तो आपको रीज़न बताना है कि एसिड के केस में आयनाइजेशन होगा तो आयंस बनेंगे, आयंस कंडक्शन में हेल्प करेंगे इसलिए बल्ब ग्लो होगा। ग्लूकोज और अल्कोहल में आयंस नहीं बनेंगे। अगर आपका ये एसिड को रिप्लेस कर दूँ मैं बेस से, है ना, तो उस केस में भी आयंस बनेंगे। देखो अगर मैं बेस लेती हूँ ना, लेट सपोज मैंने NaOH लिया, NaOH इज़ द बेस। NaOH को जब आप पानी में डालते हो तो NaOH बनता है Na+, उसके साथ निकलता है OH-। तो देखो Na+ भी एक आयन है और OH- भी एक आयन है, तो ये भी क्या करेंगे, NaOH भी आयनाइज होगा और बनाएगा आयन, आयन बनाएगा तो ये आयन क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, और बल्ब अगेन क्या होगी,
ग्लो। तो चाहे एसिड सोल्यूशन हो चाहे बेसिक सोल्यूशन हो, बल्ब ग्लो करेगी। अगर कोई न्यूट्रल सोल्यूशन हो या फिर ऐसा सोल्यूशन हो कि जो आयनाइज ना करे कंपाउंड को, सोल्यूट को, तो उस केस में बल्ब ग्लो नहीं करेगी। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है। अच्छा, अगर मैं एसिड की बात करूँ तो हर एसिड में क्या एक कॉमन चीज़ है, और अगर मैं बेस की बात करूँ तो हर बेस में क्या एक कॉमन चीज़ हो सकती है। यही है हमारा अगला टॉपिक। ओके, सो व्हाट डू ऑल एसिड्स, ओके, एंड ऑल बेसेस हैव इन कॉमन। ठीक है, तो पहले हम एसिड की बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप एक स्टेटमेंट देख लो, एसिड एंड बेसिस शोज देयर प्रॉपर्टी इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस मतलब जब भी एक्वस वर्ड आए तो आपके सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट इज वाटर। जब भी सॉल्वेंट वाटर होगा तो हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वस। क्या बोलते हैं? एक्वस। ठीक है। अच्छा, जब भी आप एसिड को पानी में डालते हो तो वो क्या देता है? एच प्लस आयन देता है। क्या देता है? एच प्लस आयन। अब रुको, मैं अपनी तरफ से समझाती हूँ। देखो, क्या होता है जब भी एसिड, है ना, एसिड जब भी वाटर के कांटेक्ट में आएगा, है ना, वो हमेशा क्या देगा? एच प्लस आयन देगा। एच प्लस क्या देगा? एज अ कैटायन। कैटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज। उसके साथ कोई भी एन आयन आएगा। क्या आएगा? एन आयन। एन आयन पे चार्ज क्या होता है? नेगेटिव। कैटायन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव। इसका एक जनरल रिएक्शन देखते हैं। लेट सपोज मैंने कोई भी एसिड लिया है। ठीक है, मेरा एसिड हो गया HX। जब भी मैं इसको डालूंगी पानी में, विच इज़ H2O, ये H जो है ये कैटायन है हमारा, और जो X है ये हमारा एनायन है। ठीक है, तो जब भी पानी में जाएगा तो ये H टूटेगा और बनाएगा प्लस, H प्लस, और ये X बनाएगा माइनस। ठीक है, और इसमें साथ में पानी भी है। ये H प्लस जो बना है ये इस वाटर से क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। तो क्या बनाएगा? H3। दो H वाटर के और एक H ये H प्लस वाला। ठीक है, ये एक H ये H प्लस वाला। ठीक है, और ये बचा हुआ O यहाँ पे आ जाएगा, और चार्ज किस पे आ जाएगा? इस पे। इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। तो जब भी एसिड पानी से रिएक्ट करेगा वो क्या देगा? हाइड्रोनियम आयन देगा। आप हाइड्रोनियम आयन को ऐसे भी लिख सकते हो, H प्लस एक्वस। मतलब हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और नीचे एक्वस। एक्वस मतलब इसमें क्या है? पानी। मतलब ये पर्टिकुलर चीज़। ठीक है, तो सारी एसिड्स पानी में जाके हमें क्या देती हैं? हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विद देयर रिस्पेक्टिव एनायन। अगर HCl है तो वो देगा H प्लस, इसका एनायन क्या है? Cl माइनस। अगर H2SO4 है तो वो क्या देगा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। अगर वीक एसिड बोल दूँ मैं, एसिटिक एसिड, CH3COOH, तो ये पानी में जाके क्या देगा? CH3COO माइनस प्लस H प्लस। तो ये आपका कैटायन है, ये आपका एनायन है। तो एसिड्स पानी में जाके क्या देते हैं? एक एनायन, और उसके साथ कौन सा कैटायन देते हैं? H प्लस, जिसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोनियम आयन। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली जब बेस रिएक्ट करता है पानी से, है ना, व्हेन बेस इज ट्रीटेड विथ वाटर, इट रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ अ कैटायन अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अ अनायन विच इज हाइड्रोक्साइड आयन। ये देता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो इसका जनरल रिएक्शन में इसकी तरह अगर लिखूँ तो होगा MOH प्लस H2O, ये देगा M प्लस, उसके साथ OH माइनस आयन। ठीक है, ये दोनों ही क्या है? एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, तो OH माइनस आयन, सारे बेसिस क्या देंगे? OH माइनस आयन पानी में, और सारे एसिड्स क्या देंगे? H प्लस आयन। तो सारे एसिड देंगे हाइड्रोनियम आयन, सारे बेसिस देंगे हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, सो आप यहाँ देख सकते हो आयनाइजेशन मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ आयन। तो जब भी एसिड पानी में जाता है वो क्या होता है? आयोनाइज होता है। HCl एसिड है, पानी में गया, उसने बनाया हाइड्रोनियम आयन अलॉन्ग विथ क्लोराइड एनायन। ओके, अगर आप बेस की बात करो, सारे बेसिस पानी में क्या देते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, है ना। उसका आयनाइज होगा तो क्या देगा? वो देगा हाइड्रोक्साइड आयन, उसके साथ एक उसका रिस्पेक्टिव कैटायन। तो यहाँ पे NaOH क्या है? बेस। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं एसिड्स के, और हमने HCl देख लिया। सिमिलरली सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। अगर आप बेस की बात करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन सभी में क्या है? OH माइनस आयन मिलता है पानी में जाने के बाद। जैसे कि
NaOH में भी OH है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH में भी OH है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी OH है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसमें भी अगर आप देखोगे तो क्या है, OH। ऐसे ही यहाँ पे भी सारे एग्जाम्पल्स में भी क्या देगा, ये देगा हाइड्रोनियम आयन विच इज H+। सो the common feature of all the acids in presence of water, they will give what, hydronium ion. All the bases, they will give what, hydroxide and water। ठीक है, water helps acids and bases to ionize। ionize मतलब क्या, कि पानी में जाते ही एसिड और बेस अपने रिस्पेक्टिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, एंड दे शो देयर कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज इन वाटर ओनली। ठीक है, ये जो आयनाइजेशन वाली प्रॉपर्टी है ये कहाँ पे दिखाते हैं, वाटर में दिखाते हैं, वाटर में जाके ही वो अपने पर्टिकुलर आयंस में कन्वर्ट होते हैं। आई जस्ट होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। सो ऑल द एसिड्स हैव वन थिंग इन कॉमन, दैट इज दे गिव हाइड्रोनियम आयन इन वाटर, एंड ऑल द बेसिस दे गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन वाटर। ये जो हमने पिछला टॉपिक दिया है ना, उसको और अच्छे से समझने के लिए हमें दिया है एक्टिविटी 2.9 NCERT में। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन वाटर। हमने देखा कि एसिड्स और बेसिस इन वाटर दे अंडरगो व्हाट, आयनाइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब इसको समझाने के लिए एक्टिविटी दी है, करना क्या है, आपको एक टेस्ट ट्यूब में लेना है सॉल्ट ले लिया है हमने NaCl। इस सॉल्ट में हमने डाला है एसिड जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। अगर आप नीचे देखो है ना, तो जब ये सॉल्ट ट्रीट हो रही है, रिएक्ट हो रही है एसिड से, वो बना रहा है क्या, वो बना रहा है अगेन NaHSO4। ठीक है, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अ गैस विच इज़ HCl। ठीक है, अब ये जो HCl गैस है, ये HCl गैस का है ना कोई भी इफेक्ट नहीं होगा लिटमस पेपर अगर ड्राई होगा, क्योंकि HCl गैस है वो भी ड्राई फॉर्म में है। अगर आप एक ड्राई लिटमस पेपर ले लो है ना, अगर आप एक ड्राई लिटमस पेपर ले लो ब्लू कलर का, तो यहाँ पे कोई भी चेंज आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, पर अगर आप इसी ब्लू लिटमस पेपर को है ना गीला कर दो, इसको क्या कर दो आप, वेट कर दो, ठीक है, मॉइस्ट कर दो, तो क्या होगा, ये जो ब्लू लिटमस है कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा रेड। क्योंकि HCl क्या थी, HCl गैस जब पानी के कांटेक्ट मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आई, तो ये HCl क्या हो गई, एसिड। ठीक है, तो ये जो एसिड है ये गैशियस फॉर्म में या इन एब्सेंस ऑफ वाटर आयनाइज होगी क्या, नहीं होगी। यहाँ पे नो आयोनाइजेशन, आयनाइजेशन नहीं होगा तो H+ देगा क्या, नहीं देगा। H+ नहीं देगा तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा क्या, नहीं, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा ऑल एसिड्स इन वाटर गिव व्हाट, H+ आयन। H+ आयन दे रहे हैं तभी एसिड कहला रहे हैं, पर ड्राई कंडीशन में वो H+ आयन देंगे ही नहीं, तो क्या वो एसिड की प्रॉपर्टी शो करेंगे, नहीं करेंगे। जैसे ही ड्राई HCl गैस मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आया, देखो यहाँ पे गीला दिख रहा है ना, मॉइस्ट लिटमस पेपर के कांटेक्ट में आया तो इसका कलर कैसा हो गया, रेड। रेड क्यों हुआ, क्योंकि HCl टूटा H+ के फॉर्म में अलॉन्ग विथ Cl- गैस के फॉर्म में। ये जो ब्लू लिटमस पेपर था ये कैसा हो गया, ये हो गया रेड, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ विच आयन, हाइड्रोनियम आयन। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आयनाइजेशन नहीं हुआ, H+ नहीं निकला, इसलिए ब्लू लिटमस पेपर में कोई चेंज नहीं आया। जैसे ही हाइड्रोक्लोरिक गैस वाटर के कांटेक्ट में आई तो रिएक्शन हुआ, रिएक्शन की वजह से HCl हुआ है आयोनाइज, आयोनाइज की वजह से, आयनाइजेशन की वजह से H+ आयन फॉर्म हुआ, एंड H+ आयन फॉर्म हुआ मतलब उसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक वो शो कर पाया। और एसिड्स हमें पता है ब्लू लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, रेड कलर में चेंज कर देते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन है ना, ऑब्जर्वेशन क्या था, जैसे ही आपने सल्फ्यूरिक को NaCl में डाला तो कैसी गैस निकली, कलरलेस गैस। वो कलरलेस गैस कौन थी, वो कलरलेस गैस किसकी थी, हाइड्रोजन क्लोराइड की। द गैस डज नॉट चेंज द कलर ऑफ ड्राई ब्लू लिटमस पेपर, क्यों, क्योंकि यहाँ पे आयोनाइजेशन हो रहा था क्या, नहीं, तो यहाँ पे था नो आयोनाइजेशन। ठीक है, द गैस चेंजेस द कलर ऑफ वेट ब्लू लिटमस पेपर, वेट में क्या हुआ, आयोनाइजेशन हुआ, किसका आयोनाइजेशन हुआ, HCl का, क्या बना, H++ Cl-, ये H+ की वजह से उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी दिखी और ब्लू लिटमस पेपर कैसे बन गया, रेड बन गया। वही इन्फ्रेंस में दिया हुआ है, ड्राई गैस डज नॉट शो एसिडिक कैरेक्टर, व्हेन HCl गैस डिजॉल्व इन वाटर इट गिव्स हाइड्रोनियम आयन, मतलब हाइड्रोजन आयन, दैट इज़ वाई इट शोड इट्स एसिडिक कैरेक्टर। ठीक है, ये रिएक्शन यहाँ पे दिया हुआ है।
अच्छा, जब भी आप एसिड से डील करो तो आपको प्रिकॉशंस लेने हैं, है ना। सेफ्टी ग्लासेस तो पहनो, हैंड ग्लव्स से तो पहनो, है ना। उसको बहुत स्ट्रांगली इनहेल नहीं करना है, और एक्टिविटीज़ वेन वेंटिलेटेड एरियाज़ में परफॉर्म करो, ठीक है। टेक अवे क्या होगा इस पर्टिकुलर इसका एक्टिविटी का, कि हाइड्रोजन आयंस आर प्रोड्यूस ओनली इन विच सोल्यूशन, एक्वस। एक्वस मतलब इन वाटर। सिमिलरली, है ना, बेस जब पानी में जाते हैं तो वो OH माइनस आयन देते हैं, ठीक है। अब सारे के सारे बेसिस पानी में सॉल्युबल हो ज़रूरी नहीं है, ऑल द बेसिस डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ओके। बट इफ़ अ बेस which is soluble in water, they are called what? They are called as alkali. All bases need not to be soluble in water. सारे बेसेस पानी में soluble होंगे क्या? नहीं। पर सारे ही अल्कली बेस होंगे क्या? हाँ। वो बेसेस जो पानी में soluble हैं उनको हम बोलते हैं अल्कली, ठीक है। अब इनकी अल्कलीज की प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी? वो तो है तो बेस ही ना, है ना, पानी में बस सॉल्युबल हैं वो लोग। तो दे आर ऑल्सो वॉट? सोपी टू टच, दे हैव बिटर टेस्ट, वो भी करोजिव हैं, है ना। और उनको भी आपको टेस्ट या फिर टच बेयर हैंड से नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आप देखो यहाँ पे तो कौन कौन से बेसिस सॉल्युबल हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट दे रखी है, एक बार देख लेना, ठीक है। अल्कलीज कौन कौन से हैं, मतलब सॉल्युबल बेसिस कौन कौन से हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे क्या हैं? अल्कली। अल्कली क्यों हैं? क्योंकि ये बेसिस हैं जो कि वाटर में क्या है? सॉल्युबल हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करूँ, है ना, एसिड प्लस बेस क्या देता है? देता है सॉल्ट एंड वाटर, हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। लेट सपोज ये HX रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड को क्योंकि इसमें H प्लस है, MOH रिप्रेजेंट कर रहा है बेस को क्योंकि इसमें OH है। तो जब एसिड, है ना, रिएक्ट्स विथ बेस, क्या देता है? देता है सॉल्ट। सॉल्ट के साथ क्या निकला? वाटर। यहाँ से H और यहाँ से OH, इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने बनाया वाटर। आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आयोनिक फॉर्म में लिखा है। आयोनिक मतलब क्या? कि सिर्फ रिक्वायर्ड आयन लेंगे, तो एसिड का H प्लस और बेस का OH माइनस। अगर इनको ट्रीट करोगे क्या बनेगा? न्यूट्रल प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ हमने ऑलरेडी देख लिया है, राइट। आयंस बनते हैं, ओके। जैसे ही एसिड पानी में जाएगा आयनाइज होगा H प्लस आयन में, जैसे ही बेस पानी में जाएगा आयनाइज होगा OH माइनस आयन में, ठीक है। द बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर दे आर कॉल्ड एज व्हाट? अल्कलीज। सो वेन एवर यू आर डिजॉल्विंग और डाइल्यूटिंग द सोल्यूशन, है ना, जब भी आप एसिड और बेस को डाइल्यूट कर रहे हो, है ना, पानी के अंदर, तो आपको बहुत ध्यान देना है। अच्छा, ये टॉपिक समझाने के लिए मैंने एक्टिविटी 2.10 दी है। देखो, कभी भी ध्यान रखो, एसिड और बेस का रिएक्शन पानी में जब होता है तो रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक। दोनों ही केस में कैसे होती है? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब क्या हो गया? हीट इज व्हाट? रिलीज्ड। हीट क्या होगी? रिएक्शन से हीट बाहर निकलेगी। देखो, ये रहा पानी। पानी में जब आप एसिड डाल रहे हो तो क्या हो रहा है? बाहर का बीकर कैसा फील हो रहा है? वार्म। दोनों ही केस में बीकर क्या हो रहा है? वार्म फील हो रहा है। वार्म फील क्यों हो रहा है? क्योंकि दोनों ही रिएक्शंस कैसे हैं? एक्सोथर्मिक इन नेचर। पर अगर आप मान लो, है ना, आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन बनाना है, अगर आपने एसिड के अंदर पानी डाला, रिएक्शन थी एक्सोथर्मिक। अब क्या होगा? जैसे ही पानी इसमें जाएगा हीट बनेगी, और ये क्या करेगा? जो पानी है वो गैशियस फॉर्म में जाके उड़ने की कोशिश करेगा, और उसके साथ साथ क्या होगा? ये जो अंदर का एसिड है वो स्प्लैश आउट होगा। स्प्लैश होगा, छिटकेगा तो आपके ऊपर गिरेगा, है ना। तो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू ऐड वाटर टू दी एसिडिक सोल्यूशन। ये रॉन्ग है। हमेशा जब भी आपको डाइल्यूशन करना है, डाइल्यूशन मतलब क्या? कि सल्यूट की मात्रा क्या करना? कम करना, ठीक है। जैसे आपने 1 चम्मच चीनी और 1 ग्लास पानी में घोला, है ना। अब सपोज उस सोल्यूशन को मैं 2 ग्लास में ट्रांसफ़र कर दूँ, उसमें पानी बढ़ा दूँ, तो शक्कर की अमाउंट ऑलरेडी 1 चम्मच से क्या हो गई? हाफ या कम हो गई, है कि नहीं। तो इसी प्रोसेस को डाइल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो डाइल्यूशन इज़ व्हाट? इट इज़ मिक्सिंग एन एसिड और बेस विथ वाटर विच रिजल्ट इन डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन। किसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा? H प्लस हाइड्रोनियम और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होगा पर यूनिट वॉल्यूम। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। तो जब भी आप डाइल्यूशन कर रहे हो तो हमेशा ध्यान रखो, आपको पानी के अंदर, है ना, आपको क्या करना है? वाटर के अंदर डालना है ये इधर बेस और एसिड। वो भी कैसे डालना है? ड्रॉप बाय ड्रॉप,
ड्रॉप बाय ड्रॉप डालो और यहाँ पे आप क्या करो, एक ग्लास रॉड लेके उसको कॉन्स्टेंटली स्टर करते रहो, ठीक है, ग्लास रॉड से स्टर करते रहो। तो डाइल्यूशन के टाइम हमेशा हमें ध्यान रखना है, अच्छा ये इमेज रॉन्ग हो गया है, ये इमेज ऐसा है ना, और ये एक्चुअली वॉल की तरफ से डालना है हमको, ठीक है। लेट सपोज मैंने बीकर यहाँ पे लिया है, इसमें मैंने डाला है एसिड या बेस, और मैं वॉल की तरफ से डालूंगी, ठीक है, और यहाँ पे एक स्टरर से इसको स्टर भी करती रहूँगी। तो ऑलवेज वाइल डाइल्यूटिंग द सब्सटेंस एसिडिक और बेसिक सोल्यूशन, है ना, ऑलवेज ऐड एसिड और बेस टू वाटर बिकॉज द रिएक्शन इज़ हाईली एक्सोथर्मिक, और वो एसिड और बेस आपके ऊपर स्प्लैश आउट होगा, है ना, और आपको अगेन बर्न्स और हार्म करेगा, बर्न्स देगा, ठीक है। करोजिव और जो एसिडिक और बेसिक सोल्यूशंस होते हैं उनकी बॉटल्स के ऊपर से सिंबल्स होते हैं, ये वार्निंग सिंबल्स बताते हैं कि, है ना, वो जो दिया हुआ सोल्यूशन और सब्सटेंस उस कंटेनर में रखा है वो कैसा है। तो करोजिव का सिंबल ये है ना। तो चाहे सल्फ्यूरिक हो चाहे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो, इन दोनों के केस में ये ऐसे सिंबल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इतनी देर से हम एसिड बेस कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक एसिड कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, या एक बेस कितना स्ट्रांग होगा, कितना वीक होगा, और उनकी स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज़ पर निर्भर करेगी वो हम देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं एसिड का केस। दो एग्जाम्पल दिया है, एक है स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज़ HCl, दूसरा है वीक एसिड विच इज़ एसिटिक एसिड। अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड्स की बात करो तो इसमें आयनाइजेशन कैसा होगा, कंप्लीट आयनाइजेशन। मतलब अगर मान लो आपने 10 मॉलिक्यूल HCl के लिए H+ के कितने आयन्स मिलेंगे, 10, और Cl के कितने मिलेंगे, 10। तो मतलब क्या है, पूरा HCl टूट रहा है H+ और Cl- आयन में। वही अगर वीक एसिड की बात करूँ मैं, एसिटिक एसिड का क्या होगा, पार्शियल आयनाइजेशन, मतलब इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, मतलब कुछ आयन्स बनेंगे। इसका मतलब अगर मैं इसके 10 मॉलिक्यूल्स ले लूँ, है ना, तो यहाँ पे हो सकता है 4 ही H+ बन रहा हो, 4 ही OH- बन रहा हो, उसके साथ साथ 6 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के, है ना, अनडिसोसिएटेड रह जाएं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पार्शियल आयनाइजेशन, या फिर इसी को बोलते हैं इनकम्प्लीट डिसोसिएशन, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाले में कंप्लीट डिसोसिएशन होगा, आयनाइजेशन होगा, वीक वाले में पार्शियल और इनकम्प्लीट आयनाइजेशन होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिमिलरली अगर मैं बेस की बात करूँ तो बेस में भी सेम होगा, स्ट्रॉन्ग के केस में कंप्लीट आयनाइजेशन, वीक के केस में पार्शियली आयनाइजेशन। ये है स्ट्रॉन्ग बेस, ये है वीक बेस। यहाँ पे सारे के सारे मॉलिक्यूल्स टूटेंगे और सारे के सारे क्या देंगे, रिस्पेक्टिव आयंस। यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स टूट के आयंस बनाएंगे, बाकी क्या रह जाएंगे, अनडिसोसिएटेड और अनआयोनाइज्ड, ठीक है। अगर कंपैरिजन करूँ कलर के मामले में भी, अगर इंडिकेटर डालेंगे तो स्ट्रॉन्ग का कलर डार्क रहेगा, वीक का क्या रहेगा, लाइट रहेगा। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस का कलर इंटेंस होगा और वीक बेस का कलर लाइट कलर होगा, ठीक है। ओके, अगर स्ट्रेंथ की बात करो, है ना, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो आप देखो HCl की तरफ, यहाँ से अगर आप जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, और यहाँ पे अगर जाओगे तो आप वीक एसिड, और वीक एसिड के बाद से फिर और वीक हो गया एसिड, ठीक है। अगर आप बेस की बात करो तो ये जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, और आप इस तरफ जाते हो तो बेस की जो है जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। सो की आइडियाज़ क्या है, मोर आयंस इन स्ट्रॉन्ग एसिड बेस सोल्यूशन, और वीक अगर एसिड या बेस होगा तो उसमें आयंस कम रिलीज होंगे, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखो आप, है ना, तो स्ट्रॉन्ग एसिड बेसिस एग्जांपल HCl एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ यूज़ होते हैं, क्लीनिंग प्रोसेस में, इंडस्ट्रियल प्रोसेस में, और करोजिव रिएक्शंस या प्रोसेस में। और जो वीक बेसिस है वहाँ पे कहाँ यूज़ है, फूड में यूज़ होते हैं, है ना, डेली यूजेस में यूज़ होंगे। जैसे कि आपका हो गया विनीगर हो गया वीक एसिड जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का 5% एक्वा सोल्यूशन होता है आपका विनेगर। मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जो आपका वन ऑफ द कॉम्पोनेंट है एंटासिड्स का, ठीक है। आपका सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी क्या है, वो भी है वीक बेस, ठीक है। अब पढ़ेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज़ पीएच। पीएच क्या होता है, पी होता है पोटेंशियल और पावर, और एच क्या होता है हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, है ना। तो कितना हाइड्रोजन है, कितना पावर है हाइड्रोजन का, है ना, दैट इज कॉल्ड इज व्हाट, पीएच, ठीक है। तो अगर आप बात करो जैसे ही H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है पीएच क्या होता है, डिक्रीज़ होता है, और जैसे ही OH- की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है पीएच क्या होता है, इंक्रीज़। अभी मैंने कहा कि पीएच का कॉन्सेंट्रेशन H
को दर्शा रहा है। हमें पता है ज़्यादा H प्लस ज़्यादा एसिडिक, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि पीएच बढ़ते ही बेसिसिटी बढ़ रही है, पीएच के बढ़ते ही बेसिक नेचर बढ़ रहा है, और पीएच के घटते ही एसिडिटी क्या हो रही है, एसिडिटी बढ़ रही है। एक्चुअली ये जो रिएक्शन है, जो एक इक्वेशन है ना, वो आप क्लास 11th में पढ़ोगे, पर आपको समझाने के लिए, एक आइडिया देने के लिए मैं करके दिखाती हूँ आपको। देखो, ये डेरिवेशन इक्वेशन कोई आपसे पूछेगा नहीं, बस आपको समझाने के लिए कि पीएच बढ़ेगा तो एसिडिटी या एसिडिक नेचर कम क्यों होता है, और पीएच घटेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ता कैसे है वो समझाने के लिए, और पीएच बढ़ेगा तो बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, अब ये होता क्या है, एक इसका फॉर्मूला है, पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग बेस 10 H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, लेट सपोज आपका सोल्यूशन का दो सोल्यूशंस लिए, एक का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001, दूसरे का कॉन्सेंट्रेशन है 0.0001। तो इसको मैं 10⁻³ लिख सकती हूँ, है ना, 1 × 10⁻³ इसको मैं 1 × 10⁻⁴ लिख सकती हूँ, मतलब 10⁻³ 10⁻⁴। ये हो गया आपका H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दोनों ही केस में। अब इसकी वैल्यू हम इस फॉर्मूले में डालते हैं। ठीक है, तो pH इज इक्वल टू वॉट, माइनस लॉग टू द बेस 10⁻⁻3। अच्छा, जब भी लॉग A/B के फॉर्म में होगा, है ना, तो सॉल्व होते टाइम ये जो B है वो कोफिशिएंट में आता है, तो B इंटू लॉग A आता है, और अगर log 10 दिया हो, इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1। क्या होती है, 1। तो अभी इसी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो B है ये कहाँ आएगा, ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होगा, तो -3 है ना, सामने माइनस लगा हुआ है, ये माइनस लगा हुआ है, log 10 टू द बेस 10। अभी log 10 की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, log 10 की वैल्यू कितनी थी, 1। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस +3, इसकी वैल्यू कितनी हुई, +3। अगर मैं इसको पुट करूँ इस फॉर्मूले में, इसका वैल्यू देखो कैसे आएगा, pH इज इक्वल टू माइनस log 10 10⁻⁴। अब ये 4 क्या होगा, आके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो -4 log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो ये हो जाएगा +4। तो अगर आप देखोगे, अगर 10⁻³ को कंपेयर करो 10⁻⁴, 10⁻³ और 10⁻⁴, किसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो 10⁻⁴ का कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो अगर आप pH की बात करो तो किसका pH ज़्यादा है, pH इसका ज़्यादा है। तो अगर आप pH की बात करोगे तो pH इसका 3 है, इसका 4 है, तो pH इसका ज़्यादा है। ठीक है, तो क्या होगा, pH ज़्यादा मतलब एसिडिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो pH क्या हुआ, ज़्यादा, तो ये इसके कंपैरिजन में कम एसिडिक है कि नहीं, ये कम एसिडिक है, और ये क्या है, ये है मोर एसिडिक। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नीचे का आपको दिख नहीं रहा है, नीचे का देखो, यहाँ मैंने लिखा है, नीचे का मैंने यहाँ पे लिखा है pH। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं, बस आपको समझाने के लिए कि क्या रीज़न था। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जैसे लिटमस सोल्यूशन होते हैं इंडिकेटर्स, वैसे हमारे पास पीएच भी होते हैं। पीएच देखो, पीएच स्केल का अगर पीएच का स्ट्रिप लोगे और उसमें आप डिफरेंट सोल्यूशंस है ना डालोगे, तो वो जो पीएच का पेपर है वो डिफरेंट कलर शो करेगा। अगर बेसिक सोल्यूशन है तो ब्लूइश के शेड में है, देख रहे हो, ग्रीन से कहाँ जा रहा है, ब्लू के शेड में। अगर एसिडिक है तो वो ग्रीन से येलो, येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड, रेड से और डार्क होते जाएगा, तो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, एसिडिक सोल्यूशन का पीएच जो होता है, अच्छा, न्यूट्रल सोल्यूशन का पीएच होता है 7, एसिडिक सोल्यूशन का पीएच 7 से नीचे होता है, और बेसिक का 7 से ऊपर होता है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, है ना, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन घट रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, इसका मतलब क्या है, एसिडिटी घट रही है। एसिडिटी घट रही है मतलब क्या, कि पीएच क्या हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है ना। यहाँ पे एसिडिटी क्या हो रही है, एसिडिटी डिक्रीज हो रही है ना, और यहाँ पे पीएच क्या हो रहा है, पीएच इंक्रीज हो रहा है। अगर आप यहाँ पे भी ध्यान दो, यहाँ पे क्या हो रहा है, बेस की
कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है ना, इसका मतलब यहाँ पीएच क्या हो रहा है, पीएच बढ़ रहा है। तो बेस और पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एसिड और पीएच क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकती हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पे एक ये फॉर्मूला दिया भी हुआ है, हालांकि 10th में कोई आपसे पूछने नहीं वाला है इसके बारे में। ठीक है, तो मोर एच प्लस लोअर पीएच एसिडिक सोल्यूशन, मोर ओ एच हायर पीएच बेसिक सोल्यूशन। आपको आगे एक्टिविटी दी है 2.11। 2.11 में क्या बोला है, आपको ये डिफरेंट सोल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं और उनका क्या करना है, आपको पीएच पेपर में चेक करना है कि उसकी एसिडिटी क्या होगी। पीएच पेपर के ऊपर ये जो पीएच स्केल का स्ट्रिप है ना, ये मिलता है, इससे इसके कलर को आपको सोल्यूशन के कलर से कंपेयर करके बोलना होता है कि क्या पीएच है, और अगर पीएच 7 है तो न्यूट्रल है, अगर पीएच 7 से ऊपर है तो बेसिक है, 7 से नीचे है तो एसिडिक है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो जो अपना सलाइवा है ना, अपना जो थूक है, सलाइवा बिफोर मील, ओके, उसका कलर कैसा आ रहा है, ग्रीनिश, है ना। तो कैसा है वो, पीएच 7.4 के रेंज में आ रहा है, मतलब क्या है, स्लाइटली वेरी माइल्ड बेसिक। ठीक है, अगर आप खाना खा लेते हो तो वही सलाइवा का क्या हो जाता है, उसका पीएच गिर जाता है और वो हो जाता है स्लाइटली एसिडिक, और कलर कैसा होता है, येलोइश ग्रीन। सिमिलरली लेमन जूस में सिट्रिक एसिड होता है, एसिड है तो रेड कलर आता है, पीएच होता है 2, है ना। अगर आप एरिएटेड ड्रिंक लो, एरिएटेड ड्रिंक मतलब क्या होगा, उसमें CO2 होगा, है ना। अगर आपको वैसे भी याद रखना है, कार्बन इज नॉन मेटल एंड ये है ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड हमने क्या पढ़ा था, देयर एसिडिक इन नेचर, है कि नहीं। पीएच कितना है 3, और कलर कैसा आएगा, रेडिश शेड में, ऑरेंजिस रेड। अगर कैरेट जूस लोगे स्लाइटली एसिडिक होता है ना, पीएच 6, कलर येलो। अगर आप कॉफ़ी की बात करो तो कॉफ़ी इज़ ऑल्सो एसिडिक, टमाटो जूस एसिडिक, इनके रहे रिस्पेक्टिव पीएच और डिफरेंट कलर चेंजेस। ठीक है, टैप वाटर कैसा होता है, न्यूट्रल का पीएच कितना होता है, 7 मतलब वेरी लाइट ग्रीन। ठीक है, अगर 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HCl लो, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसका पीएच हाई होगा, है ना, क्योंकि स्ट्रांगली बेसिड। इसका पीएच 0 होगा क्योंकि स्ट्रांगली एसिड। इसका डार्क रेड शेड में आएगा, इसका डार्क ब्लू या पर्पल शेड में आएगा। आई होप ये एक्टिविटी समझ में आई हो। तो सोल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो पीएच आएगा 7, है ना। सोल्यूशन अगर न्यूट्रल है तो पीएच आएगा 7, अगर एसिडिक है तो 7 से नीचे होगा, 0 के बीच में, और अगर बेसिक है तो 7 से 14 के बीच में पीएच आएगा। ठीक है, इतनी देर से हम पीएच पढ़ तो रहे हैं, पर पीएच का यूज़ क्या है ना। तो अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ और डे टू डे लाइफ। ठीक है, सो पीएच का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमें पता है हमारा स्टमक क्या प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, है ना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करती है, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है ना। अगर यही एक्सेस एसिड प्रोड्यूस हो जाए, है ना, इनडाइजेशन की वजह से, तो डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, एंटासिड्स। क्या देते हैं, एंटासिड्स। एंटासिड्स कैसे होते हैं, एंटासिड्स होते हैं बेसिक नेचर के। तो ये जो बेस है एसिड से ट्रीट करके क्या कराता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और आपको एसिडिटी से मिलता है रिलीफ। समझ में आया है। तो स्टमक एसिड का पीएच कितना होता है, 1 से 2 के बीच में। ठीक है, और एंटासिड का पीएच क्या होता है, 7 से हाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे स्टमक में पीएच का इंपॉर्टेंस है। नॉर्मल जो पीएच रेंज में है उसमें रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप एक्सेस खाना खाओगे, स्टमक एक्सेस एसिड प्रोड्यूस करेगा, तो आपको फिर वो बर्निंग सेंसेशन और इंडाइजेशन का इशू होता है। ठीक है, इसलिए पीएच डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट अगर इंपॉर्टेंस देखोगे तो आप पीएच एंड टूथ डीके। ठीक है, आपका जो टूथ है ना, जो इनामल है वो ख़राब होना शुरू होगा अगर आपके मुंह का जो पीएच है वो 5.5 के नीचे चला जाएगा। 5.5 के नीचे मतलब क्या है, टूवर्ड एसिडिक कंडीशन। अगर 5.5 के नीचे गया आपका पीएच, इसका मतलब है कि आपका जो टूथ का एनामल है, आउटर कोटिंग जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया आफ्टर ईटिंग शुगरी फूड्स एंड दे कॉज व्हाट, टूथ डीके। ठीक है, आपका जो टूथपेस्ट आप ब्रश करते हो, सुबह शाम ब्रश करो खाने के बाद, क्यों बोला गया है, क्योंकि टूथपेस्ट आर बेसिक इन नेचर। वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद जो ये एसिडिटी हुई है ना, जो कंडीशन एसिडिक कंडीशन मुंह में आया है बिकॉज ऑफ ये बैक्टीरिया, ये क्या करता है, टूथपेस्ट बेसिक नेचर का है तो वो उस कंडीशन को न्यूट्रलाइज करता है और हमारी दांत को क्या करता है,
प्रोटेक्ट करता है। सो pH 5.5 के हमेशा क्या होता है, ऊपर रखना है अगर आपको हेल्दी टूथ चाहिए तो, ठीक है। और जो आपका टूथपेस्ट क्या है, बेसिक नेचर में, ठीक है। नेक्स्ट है pH इन सेल्फ डिफेंस बाय प्लांट और एनिमल्स, ठीक है। यहाँ पे एनिमल्स की बात की है, तो अगर आप देखोगे जो बी स्टिंग होता है, जो ये बीज काटती हैं तो क्या रिलीज़ करती हैं, वो रिलीज़ करती हैं एसिड। क्या रिलीज़ करती हैं, एसिड। यहाँ पे कौन सा एसिड बोला है, फॉर्मिक एसिड। अब ये फॉर्मिक एसिड क्या करता है, आपको बर्निंग सेंसेशन और पेन देता है, ठीक है। तो अगर आप इस एसिड में एक माइल्ड बेस लगा दो, है ना, जो कि होता है बेकिंग सोडा, तो ये क्या करता है, उस एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है और आपको रिलीफ देता है। तो यहाँ पे भी आपका क्या हो गया है, एनिमल्स जो हैं वो खुद के बचाव में क्या करते हैं, एसिड रिलीज करते हैं और खुद की बचाव करते हैं, किससे, अपने प्रेडेटर्स से, ठीक है, या जिनसे उनको खतरा लगता है। सिमिलरली वास्प स्टिंग्स आर ऑल्सो अल्कलाइन इन नेचर, है ना। अब ये जो अल्कलाइन नेचर का है, ये भी आपको क्या करेगा, पेन करेगा, आपको क्या करेगा, जलन देगा, दर्द देगा, है ना। तो ये जो पेन से रिलीव करने के लिए आप क्या लगाओगे, माइल्ड एसिड लगाओगे। माइल्ड एसिड जैसे कि विनेगर, विनेगर इज सिरका, ठीक है। सो विनेगर को अगर आप अप्लाई करोगे वो जो अफेक्टेड एरिया है, तो वहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा रिलीफ, ठीक है। सो यहाँ पे एनिमल्स जो हैं वो अपने बचाव के लिए ये एसिड और बेस का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो एसिड है मतलब pH क्या होगा, 7 से नीचे, बेस है मतलब pH क्या होगा, 7 से ऊपर। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन सॉइल, ठीक है। प्लांट ग्रोज बेस्ट इन सॉइल विथ सुटेबल pH। अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए, है ना, तो सॉइल का भी एक सुटेबल pH होता है। अगर वो pH डिस्टर्ब हुआ तो अगेन आपका जो फसल है वो ख़राब होगा, ठीक है। सो एसिडिक सॉइल का pH क्या होगा, 7 से नीचे होगा। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए फॉर्मर्स डालते हैं बेस, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, जिससे उसका pH मेंटेन रहे। अगर बेसिक सॉइल है ना, तो उसमें क्या डाला जाता है, उसमें डालते हैं ऑर्गेनिक मैटर और कंपोस्ट, ताकि उसकी कंडीशन को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके, है कि नहीं। सो दीज वर द इम्पॉर्टेंस ऑफ pH इन आवर एवरीडे लाइफ। तो डाइजेशन, टू टीथ, ओरल हेल्थ, है ना, डिफेंस मैकेनिज्म बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द सॉइल। अभी एक और एग्जांपल देखेंगे प्लांट का, ठीक है। प्लांट खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए कैसे एसिड बेस का या pH का इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखोगे ये जो नी लीव है, नटल लीव, है ना, इसके स्टिंग अगर ये आपको लग जाए गलती से, तो ये इंजेक्ट करता है एक एसिड जो होता है मेथनोइक एसिड। ये जो मिथेनॉइक एसिड है ना, ये मिथेनॉइक एसिड भी आपको देता है पेन, ठीक है। अब इसके असर को कम करने के लिए, न्यूट्रलाइज करने के लिए नेचर उसके ही आसपास एक दूसरा प्लांट देता है जो कि होता है डॉग प्लांट। इस डॉग प्लांट में होता है बेस, ठीक है। बेसिक नेचर का होने की वजह से अगर आप इसके पत्ते को अफेक्टेड एरिया में रब करोगे तो रिएक्शन होगी कौन सी, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन की वजह से क्या होगा, इसका जो बर्निंग सेंसेशन है, जो पेन था, वो क्या होगा, वो पेन कम हो जाएगा। तो डॉग लीव बेसिक होता है, नटल लीव एसिडिक होता है। जब दोनों को रिएक्ट करोगे तो न्यूट्रलाइजेशन होगा और आपको क्या होगा, उस दर से रिलीफ मिलेगी, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स, है ना, जिसका हम इस्तेमाल भी करते हैं, जैसे विनेगर हो गया। तो विनेगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वाइडली यूज्ड एसिड, है ना, विच इज़ एसिटिक एसिड। 5 to 8% ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर गिव्स यू व्हाट, विनेगर। ऑरेंज में होता है सिट्रिक एसिड, हर खट्टे फलों में या फिर उसमें क्या होता है, सिट्रिक एसिड। सिमिलरली लेमन में भी सिट्रिक एसिड होता है, ठीक है। टैमरिन में होता है टार्टरिक एसिड, टमाटो में होता है ऑक्सैलिक एसिड, ओके। सार मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, है ना। और एंड स्टिंग में होता है मेथनोइक एसिड, जिसको आप बोलते हो फॉर्मिक एसिड, इसको हम फॉर्मिक एसिड ही बोलते हैं, ठीक है। नटल लीव में भी होता है मेथनोइक मतलब फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये जितने भी एसिड और बेसिस आप देख रहे हो, है ना, जो हमारे डे टू डे लाइफ में यूज़ होती है, हम खाते हैं, ये होते हैं माइल्ड नेचर के। कैसे होते हैं, माइल्ड और वीक एसिड्स। एसिड्स गिव सार टेस्ट, दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, दे रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। अब आगे पढ़ेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट, है ना। जैसे आप साउथ में जाओ या फिर नॉर्थ में जाओ तो सरनेम कैसे मिलेंगे, सिंह, है ना। आप महाराष्ट्र में अगर हो तो पाटिल, है ना। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं ऐसे स्पेसिफिकली समझाने के लिए आपको ले रही हूँ, है ना, ये एग्जाम्पल्स ले रही हूँ, ठीक है। बंगाल में जाओ तो बासु, है ना। सो
वैसे ही सॉल्ट्स की भी अपनी फैमिली है, ठीक है। हमें पता है सॉल्ट्स किसकी वजह से बनते हैं, कटायन और एनायन के, है ना, साथ आने से, कैटायन और एनायन। अब अगर मैं दो सॉल्ट को कंपेयर कर रही हूँ तो अगर दो सॉल्ट में एनायन कॉमन हो तो वो उसका फैमिली हो जाएगा, अगर दो में कैटायन कॉमन हो तो वो उसकी फैमिली हो जाएगी। जैसे अभी आप यहाँ पे एग्जांपल देखो, सोडियम सॉल्ट, इसमें देखो सोडियम क्लोराइड में सोडियम कॉमन है, सोडियम सल्फेट में सोडियम कॉमन है, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम कॉमन है, सोडियम कार्बन में सोडियम कॉमन है। तो ये सब किसकी फैमिली हो गई, सोडियम की फैमिली हो गई, सोडियम सॉल्ट हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करो सेकेंड सॉल्ट की, इन सभी एग्जाम्पल में कौन सा आयन कॉमन है, सल्फेट। कौन सा आयन कॉमन है, सल्फेट। सल्फेट क्या है, एनायन। तो यहाँ पे सल्फेट कॉमन है तो फैमिली कौन सी हो गई, सल्फेट। अगर आप यहाँ बात करो थर्ड एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे कौन कॉमन है, क्लोराइड, इसलिए दोनों एग्जाम्पल क्या है, क्लोराइड सॉल्ट्स हैं। अगर आप नाइट्रेट की बात करो तो नाइट्रेट में नाइट्रेट कॉमन होगा, कार्बोनेट की बात करो तो कार्बोनेट कॉमन होगा, ठीक है। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, सॉल्ट्स बनते हैं बाय एक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड विद बेस विल गिव यू व्हाट, रेस्पेक्टिव सॉल्ट। HCl NaOH से बन के मिलके क्या बना, NaCl। H2SO4 और बेस से क्या बन रहा है, सल्फेट सॉल्ट। HNO3 और NaOH से क्या बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्या बन रहा है, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब सॉल्ट्स बनते कैसे हैं, अगर सामने स्ट्रॉन्ग एसिड के सामने स्ट्रॉन्ग बेस हो तो सॉल्ट कैसा बनेगा, न्यूट्रल, है ना। लेट सपोज दो सेम एनर्जी के लोग, है ना, सेम ताकत के लोग अगर लड़ाई करेंगे तो एक पॉइंट के बाद लड़ाई रुक जाएगी, है कि नहीं। तो क्या होगा, लड़ाई रुक गई, इसका मतलब क्या हो गया, न्यूट्रलाइज हो गया सब कुछ, है ना। अगर मान लो एक एसिड है और दूसरा क्या है, वीक बेस है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड दूसरा वीक बेस, मतलब एक पार्टी बहुत स्ट्रॉन्ग है और दूसरा जो है बहुत वीक है, तो क्या होगा, वीक वाला हार जाएगा, राइट। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो आपका सॉल्ट है, जो वीक बेस था उसको एसिड ने न्यूट्रलाइज कर दिया। स्ट्रॉन्ग एसिड था तो अभी भी एसिड बचा हुआ है, तो आपका सॉल्ट कैसा होगा, एसिडिक, ठीक है। सिमिलरली अगर वीक एसिड रिएक्ट कर रहा है स्ट्रॉन्ग बेस से तो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, वीक एसिड को जल्दी से न्यूट्रलाइज कर देगा। अब रिएक्शन मिक्सचर में क्या बचेगा, बेस बचेगा, तो जो सॉल्ट बना वो कैसा हो गया, बेसिक। सिमिलरली वीक एसिड और वीक बेस से क्या बनेगा, न्यूट्रल प्रोडक्ट। हमें पता है अगर एसिडिक सोल्यूशन है तो पीएच कैसा होगा, पीएच होगा 7 से नीचे, है ना। तो एसिड के लिए पीएच क्या है, <7। बेस के लिए पीएच क्या है, <7। न्यूट्रल के लिए पीएच कितना है, 7, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ मैंने एक्टिविटी 2.13 का सोल्यूशन दे दिया है, ठीक है। जैसे हमने पिछले केस में देखा कि सॉल्ट बनता है बाय रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल्स लिस्टेड हैं, आप यहाँ से गो थ्रू कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिमिलरली आप देख सकते हैं एक्टिविटी 2.14 में मैंने दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। टेबल दिया हुआ है और किस सॉल्ट का क्या पीएच होगा, है ना, न्यूट्रल है कि एसिडिक है कि बेसिक है। तो अगर एसिडिक होगा तो पीएच 7 से नीचे होगा, बेसिक होगा तो पीएच 7 से ऊपर होगा और न्यूट्रल होगा तो 7 होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस, ये टॉपिक जो है वो है यूजेस ऑफ सॉल्ट में, ठीक है। अब इस प्रोसेस में होता क्या है, आपको लेना है ब्राइन। ब्राइन क्या होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ NaCl। सैचुरेटेड मतलब क्या है, आपने अगर सपोज एक ग्लास पानी में, है ना, 1 चम्मच शक्कर डाली, 1 स्पून शक्कर डाली, डिज़ोल्व हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप शक्कर नहीं, नमक, अगर आपने 2 स्पून डाला, टाइम लगा, डिज़ोल्व हो गया। पर अगर आपने 1 ग्लास पानी में 5 स्पून सॉल्ट डाल दिया तो क्या वो डिज़ोल्व होगी, नहीं। जितनी उसकी लिमिट है उतनी डिज़ोल्व हो जाएगी, वो सोल्यूशन डिज़ोल्व कर लेगा, है ना, सॉल्वेंट डिज़ोल्व कर लेगा। पर एक्सेस अमाउंट डालोगे तो क्या होगा, वो बाहर रह जाएगा, है ना। इस ऐसी सोल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो ब्राइन क्या है, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ व्हाट, NaCl इन वाटर, ठीक है। अब ब्राइन को आप यहाँ से डालोगे, ठीक है। ये जो कंपार्टमेंट है इसको एक मेम्ब्रेन से क्या किया है ना, सेपरेट किया गया है। वो मेम्ब्रेन क्या करेगा, कुछ आयंस को अपने आसपास से पास होने देगा, ठीक है। तो ब्राइन यहाँ से आएगा,
ठीक है। अब इस कंटेनर में क्या रखा है हमने रखे हैं 2 इलेक्ट्रोड्स, एक कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से और दूसरा है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड। अब होता क्या है इसमें, है ना, जैसे ही आप NaCl इसमें डालते हो, है ना, NaCl टूटेगा पानी में जाके Na+ और Cl-। पानी में हमारा क्या है, वाटर, वाटर किस फॉर्म में है, H+ और OH-। अब ऑलरेडी NaCl से बॉन्डेड था, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो अभी Na किससे बॉन्ड बना लेगा, ये बना लेगा OH- से, और OH- से बॉन्ड बना के क्या बना लेगा, NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये H+ और Cl इनका क्या हो गया, ट्रस्ट नहीं रहा, इनका ट्रस्ट से भरोसा उड़ गया है। तो अब ये जो Cl- है, ये माइनस किस टर्मिनल की तरफ जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से जाएगा, और चेम्बर के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ से ये Cl निकल जाएगा, और ये H+ किसकी तरफ से जाएगा, H+ जाएगा नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से निकल जाएगा। तो इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, ब्राइन सोल्यूशन में, तो NaCl को जब पानी में डाला आपने तो क्या बना, NaOH बना, है ना, Cl गैस बनी, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अच्छा, ये जो NaOH है, ये NaOH क्या है, ये है बेस। अच्छा, ये बेस क्या हो रहा है, पानी में हो रहा है डिज़ोल्व। अगर पानी में डिज़ोल्व हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, अल्कली, क्या बोलेंगे, अल्कली, है ना। तो इस रिएक्शन में क्या बन रहा है, अल्कली बन रहा है। अल्कली के साथ कौन सी गैस निकल रही है, क्लोरीन गैस, इसका नाम क्या रखा गया है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन कैसे हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पास करने से। इलेक्ट्रिसिटी पास करने से NaCl टूटता है Na+ और Cl- में। आई जस्ट होप आपको समझ में आया होगा। अच्छा, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं ये सारे के सारे आगे यूज़ होते हैं, ठीक है। अब इनका हम फर्दर एप्लीकेशन देखेंगे। पहला एप्लीकेशन है ब्लीचिंग पाउडर। जो क्लोरीन गैस निकल रही थी ना, उसको अगर आप स्लेक्ड लाइम से ट्रीट करो, है ना, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से ट्रीट करोगे तो क्या होगा, वो बनाएगी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको आप बोलते हो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। इसी का नाम होता है ब्लीचिंग पाउडर। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर के साथ साथ बनता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल। अब ये ब्लीचिंग पाउडर बना तो लिया हमने, इसका यूज़ क्या है, क्यों बना लिया, क्योंकि इसकी बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। पहला एप्लीकेशन है टू ब्लीच टेक्सटाइल और पेपर और लॉन्ड्री, है ना। तो वो क्या क्या ब्लीच करने में काम आता है, कपड़ों को, पेपर को, है ना। इट इज़ ऑल्सो यूज एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्रीज। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, खुद रिड्यूस होंगे और सामने वाले क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे। और क्या करते हैं, दे ऑल्सो हेल्प्स इन डिसइंफेक्टिंग वाटर। वाटर में जो जर्म्स हैं उनको मारने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, ताकि हम लोग पानी को क्या बना सकें, जर्म फ्री। दिस वॉज ऑल अबाउट ब्लीचिंग पाउडर। आगे है बेकिंग सोडा। अभी टॉपिक में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है इस चैप्टर में, थोड़ा सा आपका 15-20 मिनट और लूँगी, मैक्स 15 मिनट, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग सोडा को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का नेचर क्या है, वो है माइल्डली बेसिक, अल्कलाइन नेचर का होता है। वो दिखता है वाइट कलर के क्रिस्टल पाउडर के फॉर्म में, क्रिस्टल फॉर्म में, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, they are soluble in water, they give CO2 gas when heated and they react with acid to produce CO2, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, जब आप सोडियम क्लोराइड कहाँ था, ब्राइन, है ना, तो जब आप NaCl सॉल्ट को अमोनिया और CO2 और वाटर से रिएक्ट करवाते हो तो आपका बनता है सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अब जब आप इस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को, है ना, हीट करते हो तो हीट करने से होता है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और बनता है सोडियम कार्बोनेट, उसके साथ निकलती है CO2 गैस और वाटर, ठीक है। बेकिंग सोडा इज़ अ माइल्ड बेस एंड इट फॉर्म्स व्हाट, CO2 ऑन हीटिंग। तो जैसे ही आप इसको हीट करते हो, है ना, तो क्या निकालता है वो CO2 गैस, और वो होता है डिकम्पोज। क्या होता है, डिकम्पोज। अच्छा, अब बेकिंग सोडा के कई यूजेस की बात करूँ तो बेकिंग सोडा यूज़ होता है बेकिंग पाउडर बनाने के लिए, ठीक है। अब बेकिंग पाउडर बनाते कैसे हैं हम लोग, जब आप, मैं यहाँ पे रिएक्शन ऊपर लिखती हूँ, जब बेकिंग सोडा को, है ना, जब बेकिंग सोडा को माइल्ड एसिड H+ आयन देते हैं, इसलिए इनको H+ से रिप्रेजेंट किया है। ये एसिड कैसा है, माइल्ड मतलब वीक, तो ये देगा CO2, उसके साथ वाटर, उसके साथ देगा वो सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। क्या देगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, मतलब एक
काइंड ऑफ सॉल्ट बना देता है ना, और उसी हम बोलते हैं बेकिंग पाउडर, ठीक है। सो बेकिंग सोडा इज मिक्सड विद वाइल्ड एडिबल एसिड विच इज़ वॉट, टार्टरिक एसिड, टू मेक वॉट, बेकिंग पाउडर। ऑन हीटिंग इट रिलीज CO2। अब जब आप किसी खाने में बेकिंग पाउडर डाल के इसको हीट करो, ठीक है, होगा क्या, CO2 गैस निकलेगी। अब यही CO2 गैस क्या करती है, आपके जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, केक हो गया, फ्लफ़ी बन जाते हैं और स्पॉन्जी बन जाते हैं बिकॉज ऑफ वॉट, रिलीज ऑफ दिस CO2 गैस, ठीक है। अच्छा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में डिफरेंस क्या है। बेकिंग सोडा के अंदर क्या होगा, है ना, बेकिंग सोडा के अंदर वो होता है बेस, तो जैसे लगाओगे तो कड़वा लगता है ना, वो कड़वा फील होता है। पर अगर आप बेकिंग पाउडर की बात करो, है ना, बेकिंग पाउडर को आपने एसिड से ट्रीट करके उसको न्यूट्रलाइज कर दिया है, तो न्यूट्रलाइज करने की वजह से क्या होता है, उसका कड़वापन हट जाता है ना। तो ये है बेसिक डिफरेंस क्या है कि टार्टरिक एसिड व्हेन एडेड ना, दिस टार्टरिक एसिड इट न्यूट्रलाइजेस, ओके, इट न्यूट्रलाइजेस दिस सोडियम कार्बोनेट विच इज़ फॉर्म। ये सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसकी वजह से जो बीटर टेस्ट था वो नहीं रहता है, और जो बेकिंग की क्वालिटी है, बेक्ड फूड की क्वालिटी है, वो भी क्या होती है, इम्प्रूव होती है, ठीक है। तो बेकिंग सोडा से बेटर बेकिंग पाउडर क्यों है, क्योंकि टार्टरिक एसिड से रिएक्ट करता है, और जो ये Na2CO3 बन रहा था, है ना, बिना टार्टरिक एसिड डाले, ये क्या करता है, टार्टरिक एसिड इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। इसका नेचर कैसा है, बेसिक नेचर का है, ये एसिड है, तो ये एसिड इसको आके न्यूट्रलाइज कर देगा। दूसरा एप्लीकेशन या यूज़ क्या है, इट इज़ यूज एज एंटासिड्स। एंटासिड्स क्या करते हैं, एक्सेस एसिड्स विच आर प्रोड्यूस इन स्टमक, दे न्यूट्रलाइज दोज एक्सेस एसिड्स, ठीक है। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, एक्सेस एसिड को जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है उसको न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करता है, और हमें इनडाइजेशन से रिलीफ दिलाता है। तीसरा यूज़ है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में ये बेकिंग सोडा में के साथ साथ होता है सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। तो जब जैसे ही आप नोजल ओपन करते हो, दोनों रिएक्ट करते हैं, और रिएक्ट करने की वजह से कौन सी गैस निकलती है, CO2, तो इट एक्ट एज वॉट, फायर एक्सटिंग्विशर। आगे पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा, ठीक है। अब वॉशिंग सोडा कैसे बना, जो सोडियम कार्बोनेट बना था यहाँ ऊपर वाली प्रोसेस में, अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे तो यहाँ पे साथ में क्या बना था, सोडियम कार्बोनेट। जब आप बेकिंग सोडा को हीट करते हो तो क्या बनाता है, सोडियम कार्बोनेट, है ना। तो ऐसे ही अगर आप सोडियम कार्बोनेट को 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर से ट्रीट करवा दो तो बनाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट को ही क्या बोलते हैं वॉशिंग सोडा, ठीक है। सो जो 10 वाटर मॉलिक्यूल का कितना इंपॉर्टेंस है, अगर Na2CO3 में 10 वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं आएगा तो वो वॉशिंग सोडा की तरह काम करेगा क्या, नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप इसकी प्रॉपर्टीज़ देखो, है ना, तो कैसा है, टेस्ट सॉल्टी या थोड़ा सा बिटर होता है, और वो पानी में कैसा होता है, सॉल्युबल होता है, ठीक है। इसके नाम यहाँ पे दिए हैं, मैंने फॉर्मूला दिया है, देख लेना, ठीक है। वॉशिंग सोडा इज बेसिक सॉल्ट, ठीक है। दिस इज बिकॉज इट्स सोल्यूशन कंटेन्स हाइड्रोक्साइड आयन एंड इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा। अब इसके यूजेस क्या है, पहली बात तो वॉशिंग द क्लोथ, ठीक है। सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर, ठीक है, मतलब हार्ड वाटर को वो सॉफ्ट करता है। हार्ड वाटर मतलब क्या है, उसमें सॉल्ट ज़्यादा है, आयन ज़्यादा है, ये बेकिंग सोडा क्या करता है, उसके आयन्स को कम कर देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अदर केमिकल्स जैसे कि बोरैक्स, सोडियम सिलिकेट एंड सो ऑन। इट इज़ ऑल्सो यूज एज क्लींजिंग एजेंट, ठीक है। तो चाहे फ्लोर क्लीनिंग हो, चाहे किचन सरफेस क्लीन करना हो, तो वहाँ पे भी ये यूज़ में आता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री, ठीक है। ये क्या करता है, इट इज़ यूज टू रिमूव लिनिन फ्रॉम वुड एंड टू मेक द पेपर वाइट, ठीक है। लैब में भी इसका एप्लीकेशन है। लैब में कहाँ यूज़ होता है, इट इज़ यूज इन लेबोरेटरी एज अ अल्कली फॉर वेरियस रिएक्शंस, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट वॉशिंग सोडा, ये रहा उसका फॉर्मूला, ओके। आगे बढ़ते हैं, ओके। आर द क्रिस्टल्स ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। मतलब आगे हम पढ़ने वाले हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे हमने देखा कि जब सोडियम कार्बोनेट में पानी नहीं था तो प्रॉपर्टी अलग थी, जैसे ही उसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आ गए, है ना, ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इन्हीं को बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन,
ठीक है। तो क्या होता है, बहुत सारे सॉल्ट में फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंट्रैप्ड होते हैं, उसी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो एंट्रैप्ड हैं उन्हें बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो अगर आप वॉशिंग सोडा में देखो तो कितने मॉलिक्यूल्स एंट्रैप्ड हैं, 10। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना हो गया, 10। अगर आप जिप्सम में देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल एंट्रैप्ड हैं, 2। तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 2। अगर आप ब्लू विट्रॉल मतलब कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर किसकी वजह से था, दीज 5 एंट्रैप्ड वाटर मॉलिक्यूल, यही 5 मॉलिक्यूल अगर आप हीट कर दो उड़ जाएंगे तो आपका जो ये कॉपर सल्फेट का सॉल्ट है ये कैसा हो जाता है, ये हो जाता है वाइट कलर का। ठीक है। सो व्हेन सच क्रिस्टल्स आर हीटेड दे लूज देयर वाटर of crystallization and they become what, powdery in nature. On further heating they undergo what, decomposition, वो टूट जाते हैं। तो अगर आप वॉशिंग सोडा को हीट करोगे तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है। तो जो वॉशिंग सोडा का जो क्रिस्टल था वाइट, वो कैसा बन गया, पाउडर फॉर्म में, वाइट पाउडर फॉर्म में। ठीक है। ये जो ये ब्लू कलर है इसको आप इग्नोर करो, ये ब्लू विट्रॉल का ब्लू कलर आ गया है गलती से। ठीक है। वॉशिंग सोडा का कलर कैसा होता है, ये होता है वाइट क्रिस्टलाइन। आगे देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर विच इज़ प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसा होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है। ठीक है। अभी हमें ये चीज़ें नहीं देखनी है फ़िलहाल के लिए, हम यहाँ पे देखेंगे जब प्लास्टर ऑफ पेरिस विच इज़ CaSO4.12H2O में अगर आप 1.5 मॉलिक्यूल वाटर डाल दो, है ना, तो इट विल बिकम हार्ड सॉलिड मास। ठीक है। तो POP के पाउडर में जब आप पानी डालते हो तो वो हार्ड हो जाता है। वो हार्ड हुआ क्यों, क्योंकि उसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गए, एंट्रैप्ड हो गए। अब इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिप्सम। इसको क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, जिप्सम। ठीक है। आपने देखा होगा किसी को लग गया है ना तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बांध देते हैं, है ना। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हुआ, पाउडर में पानी डाला, ये हार्ड हो गया। ये हार्ड क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ gypsum। यूज़ क्या है, इट इज़ यूज इन हॉस्पिटल्स फॉर सेटिंग फ्रैक्चर बोन्स, इट इज़ यूज इन मेकिंग मोल्ड्स एंड स्टैच्यूज, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज इन ऑर्नामेंटल मटेरियल्स एंड यूज इन वॉट, ब्लैक बोर्ड चॉक। सो आई जस्ट होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है। कुछ भी डाउट्स है या कंसर्न्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन भी सॉल्व करूँ या एक्सप्लेन करूँ तो जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर और 4th चैप्टर आ चुका है। इस पर्टिकुलर वीडियो में मेरे चैनल पे आपको NCERT लाइन बाय लाइन कवर्ड मिलेगी। ठीक है, अलॉन्ग विथ एक्टिविटीज़ एंड एवरीथिंग। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया है। ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन।